हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस चैंपियंस रीजनिंग बैच। दिस इज मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है कि आप सभी लोग काफी डिसिप्लिन्ड मूव करने वाले हैं इस बैच में। आज लेक्चर 1 होगा और आज लेक्चर 1 में हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ रीजनिंग। ऑफ कोर्स हम चैप्टर की तरफ मूव करने वाले होंगे, लेकिन चैप्टर्स की तरफ मूव करने से पहले हम आज की चर्चा में कोशिश करेंगे उस एरिया को ज्यादा एक्सप्लोर किया जाए, वैसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे डिस्कशन किया जाए जो हमें पूरे थ्रू आउट द चैप्टर्स, अलग अलग चैप्टर्स में, चाहे प्रीलिम्स लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, चाहे मेंस लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, हर जगह वो कॉन्सेप्चुअल बातें हमें रिमाइंड करा रही हूँ, याद करा रही हूँ कि हाँ, इनका इस्तेमाल यहाँ ऐसे होना है। क्योंकि ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, तो हम क्यों ना एक बार उसको पहले से ही पढ़ लें ताकि वो थ्रू आउट द जर्नी हमारा हेल्प कर रहा हो। सो आई होप आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे, एनर्जी में होंगे, बहुत ही क्लियर होंगे कि यस, हमारा रास्ता कैसे चलने वाला है, क्या होने वाला है। मैंने इसीलिए ओरिएंटेशन क्लास में काफ़ी कुछ बता दिया था आपको। फिलहाल हम जो क्लास देख रहे हैं, ये क्लास ड्रीमर्स के अंदर दिखाई देगा आपको। ड्रीमर्स बैच में आप ड्रीमर्स मतलब फर्स्ट पार्ट हमारा होने वाला है। सो उसके बाद हम गोल चेजर्स वाले पार्ट में काम करेंगे। तो इनिशियली हम जो ड्रीमर्स वाला पार्ट होगा उसमें हम लोग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग, इस पूरे चैप्टर्स को पूरा पढ़ने वाले होंगे। मतलब पूरा ही प्रीलिम्स से लेके मेंस तक की बात करेंगे हम लोग। कोडिंग डिकोडिंग के भी प्रीलिम्स और मेंस पूरा ही, मतलब थ्रू आउट द चैप्टर का मतलब होता है पूरा पढ़ाई करना। सो फाउंडेशन का असली मीनिंग भी यही है। मैं बार बार यही समझाना चाहता हूँ बच्चे को, भाई फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ प्रीलिम्स नहीं होता है, सिर्फ बेसिक नहीं होता, बेसिक से लेते हुए हाई लेवल तक लेके जाना होता है। ठीक है, सो शुरुआत करते हैं प्लीज। मैंने एप्लीकेशन पे चैट को ऑफ रखा हुआ है ताकि आपका कंसंट्रेशन सिर्फ आपके खुद की बातों पे और मेरी बातों पे रहे। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू एवरीवन। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाऊंगा मैं। लिखूंगा मैं अंग्रेजी में, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं दोनों, बोलूंगा मैं दोनों ही भाषाओं में, तो इसके लिए रिलैक्स रहिएगा। कुछ जगहों पे जहां पे अति आवश्यक होगा हिंदी लिखना, वहां पे लिखूंगा मैं। अगर आपको लगता हो कहीं भी डिक्टेट करना है हिंदी में, तो वहां डिक्टेट कर दूंगा मैं, आप लिख लीजिएगा। सब ठीक है। अगर किसी को मेरी सिर्फ वॉइस आ रही हो, मान लो कोई बच्चा एप्लीकेशन में मुझे देख रहा है और उसे वॉइस आ रही है, सिर्फ वीडियो नहीं आ रहा है, तो प्लीज एक बार उसको रिफ्रेश कर लीजिएगा, क्लास को एक बार एग्जिट करके वापस से आप इंटर कीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो आई होप हम सभी तैयार हैं। ठीक है, एंड बाकी सारी बातें हम 1:45 पे आपको बाकी सारी जो आपके डाउट्स होंगे, क्या करना है, और भी कुछ भी कोई भी समस्या होंगे उस पर बात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है जो मुझे डिस्कस करना है आज, जो मुझे काफी रिक्वेस्ट आया है आपके ओरिएंटेशन क्लास के वीडियोस में, मैं देखा हूं काफी कमेंट आए बच्चों के। वर्किंग कैंडिडेट कैसे यूज करें इस बैच का, कैसे पढ़ाई करें इस बैच के साथ। मैं वर्किंग कैंडिडेट के लिए लास्ट में जरूर बातें करूंगा। ठीक है, मुझे याद दिला दीजिएगा आप लोग भी, और बाकी आपको जो डाउट्स रहेंगे उस पर बात करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम 2 बजे ही एंड कर देंगे। अगर हम 1:45 में बातों को शुरू कर रहे होंगे या 2 बजे भी शुरू कर रहे होंगे, मुझे अगर आधे घंटे एक्स्ट्रा खींचना पड़ेगा क्लास को, तो हम खींच लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ओके ओके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने बताया था, वो कल मिलेगा आपको शनिवार को बैच में, क्योंकि आज डेमो क्लास है, तो आज डेमो क्लास आपका 1 है टॉपिक का, तो आज यूट्यूब पे भी क्लास लाइव है, तो आज हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, ओके, चलिए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक डिस्कशन, लाइक फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन इन दिस बैच। आज का टाइटल क्या है? बेसिक्स ऑफ रीजनिंग। पूरी रीजनिंग की बेसिक्स क्या है उस पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक्स ऑफ रीजनिंग में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या मतलब है उसका। एक तो यहां बात लिखी गई है, हर बड़ी पजल का हल एक छोटे से कॉन्सेप्ट से शुरू होता है। इसीलिए हम बेसिक्स ऑफ रीजनिंग इसलिए कर रहे हैं, और सिर्फ पजल पे लागू नहीं होगा, ये हर चीज पे लागू होता है। तो कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको हमें मजबूत रखना है शुरुआत से ही, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही आपकी रफ्तार आती है। एक सवाल बहुत कॉमन होता है कि सर स्पीड नहीं आ रही है। स्पीड नहीं आने का खामियाजा वही बच्चा भुगतता है जिसकी बेसिक्स गड़बड़ होती है। बेसिक्स अगर पकड़े हुए हैं आप अच्छे से और उसको लेके अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं, क्लास के साथ सिंक है आपका प्रैक्टिस, तो अल्टीमेटली आप आउटकम निकाल रहे होंगे। So let's begin with this thing. Of course, these are the definitions of reasoning. Like reasoning is the ability to think logically and systematically to arrive at correct conclusion. It helps aspirant to decode patterns, analyze clues, and solve problems under time pressure. It is a core scoring subject in banking, SSC, and all competitive examination. This is a fact. हमारे बैंकिंग एग्जामिनेशन में आप कितना भी कुछ कर लें, सबसे अधिक स्कोरिंग सब्जेक्ट जो रहेगा वो हमेशा रीजनिंग रहने वाला है।
ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ तो मैं रीजनिंग पढ़ाई करूंगा, लेकिन फैक्ट यही है। प्रीलिम्स परीक्षाओं में चाहे क्लरिकल प्रीलिम्स देने जा रहे हो आप या फिर पीओ के प्रीलिम्स देने जा रहे हो आप, यू विल फाइंड रीजनिंग आपको अच्छे मार्क्स देके चला जाता है, मैथ्स और इंग्लिश के रेस्पेक्ट में। तो हमें इसको ऐसे इसलिए नहीं देके जाता है कि इजी आपको पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, इसलिए कि आप यहां से आपको इंटरेस्ट जग जाएगा, उतना आप उतना कर ले जाएंगे। और यहां से अगर चूंकि अब आपके लिए इजी लग रहा है तो समझिए सबके लिए इजी लग रहा होगा, मतलब मार्क्स ज्यादा एकत्रित कर रहे हो यहां से। तो इसके लिए यहाँ पे डाउन नहीं रहना है। कंपटीशन जीतने का मतलब ये है कि आप बाकियों से बेहतर कैसे हैं, चाहे 0.1% बेहतर आप हो, उनसे बेहतर रहने के लिए आपको यहाँ पे मजबूत रहना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए। सो टाइप्स ऑफ रीजनिंग में बात करते हैं थोड़ा सा। व्हाट आर दैट वैरायटी ऑफ लाइक कैटेगराइजेशन ऑफ रीजनिंग कर लेते हैं, पूरा पूरा रीजनिंग का कैटेगराइजेशन कर लेते हैं। वैसे तो अगर हम एसएससी को और एक्सप्लोर करेंगे तो यू विल फाइंड जनरल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक, तो 5 वैरायटी हो जाएंगे अगर हम एसएससी को पूरा एक्सप्लोर करने चले जाएं, तो पूरे रीजनिंग को एसएससी को भी ध्यान में रखते हुए करें तो। अदरवाइज हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है वर्बल रीजनिंग, जहां पे आपको पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस टॉपिक को हम बोलते हैं वर्बल रीजनिंग। अब समझना पड़ेगा कि आखिर इसे हम वर्बल रीजनिंग क्यों कह देते हैं, क्योंकि यहां पर पैसेज मिलते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, वर्बल रीजनिंग का तात्पर्य क्या है, जहां पर पैसेज मिल जाते हैं। पैसेज को आपको एक प्लॉट में कन्वर्ट करना होता है। उन पैसेज वाले टॉपिक का नाम है पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस। ठीक है ना। ये हम जो वर्बल रीजनिंग का पार्ट होगा वो चैंपियन बैच में हम पढ़ रहे होंगे। फ्यूजन के अंदर हमारा जो कैटेगराइजेशन है चैंपियन का, जो 4 पार्ट है, उसमें से पहला पार्ट है ड्रीमर्स, फिर गोल चेजर्स, और फिर हमारे पास है फ्यूजन, फिर पावर हाउस। तो जो हमारे पास ये जो सेगमेंट आपको दिख रहा है ना फ्यूजन, उसमें हम इन पार्ट को पढ़ाई कर रहे होंगे, इसकी पढ़ाई कर रहे होंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एनीवेज रीजनिंग के पहले तौर पर हम देखेंगे वर्बल रीजनिंग देखते हैं हम लोग। एक हमारा सेगमेंट होता है एनालिटिकल रीजनिंग। ये बड़ा ही किफायती सेगमेंट होता है, मतलब यहाँ पे हम नंबर्स निकालने की खूब कोशिश करते हैं, नंबर निकलता है यहाँ पे, एनालिसिस करना होता है हमें यहाँ पर, जैसे स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कर लीजिए आप, डिकोडिंग करना हो गया, या मशीन पुट में भी डिकोडिंग करना हो गया। तो एनालिसिस एंड डिकोडिंग थिंग कैन कम अंडर एनालिटिकल रीजनिंग। वी नीड टू एनालाइज थिंग्स, गिवन रेफरेंसेस को हमें एनालाइज करना है। इसके रेफरेंसेस होते हैं स्टेटमेंट, इसके स्टेटमेंट, इन दोनों के हमारे पास रेफरेंसेस होते हैं, इनके रेफरेंस गिवन जो हमारे, जैसे मान लो कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक कोडिंग क्या कहता है, इस शब्द को अगर ऐसे लिखते हैं तो इस शब्द को क्या कहेंगे। या चाइनीज कोडिंग है तो वहां पे 4 सेगमेंट दिए रहेंगे, उसमें से आपको रेफरेंस ट्रीट करके वहां से कोड कर निकालना पड़ता है। या फिर मशीन फुट की बात करें तो वहां पे हमारे पास पहले से एक प्रॉपर रेफरेंस दिया जाता है, इसे हम कहते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, देन वी हैव क्रिटिकल रीजनिंग और यू कैन से लॉजिकल रीजनिंग, जहां पे हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, एजम्पशंस, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, इन्फेरेंस, और भी तमाम शब्द यहां पर मिलते हैं, कंक्लूजंस, ऐसे पार्ट को हम बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। एंड देन हमारे पास फोर्थ वैरायटी रीजनिंग का आता है, उसे हम कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। ये हमारे बैंकिंग सेक्टर में नहीं पूछा जाता है, लेकिन चूंकि हमें समझाना है कि टाइप्स ऑफ रीजनिंग क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन वर्बल में हमारे पास, जैसे आप अगर एसएससी के पेपर कभी देखे हो तो आपको मालूम होना चाहिए, वहां पे मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, क्यूब एंड डाइसेस, ऑल द इमेजेस बेस्ड क्वेश्चंस कैन बी ट्रीटेड एज नॉन वर्बल रीजनिंग, जहां पे वर्बल सिचुएशन नहीं है, स्टेटमेंट्स नहीं है, कोई सेंटेंसेस नहीं दिए गए हैं, पिक्चर को कन्वर्ट करना, पिक्चर से आंसर निकालना, पिक्चर को देख के करना है। तो वहां पे एक और आता है काउंटिंग द फिगर्स, वो भी आपका नॉन वर्बल का पार्ट है। तो आप बोलेंगे सर फिर एसएससी का सिलेबस इतना ही छोटा है क्या? नहीं, एसएससी के सिलेबस को कभी आप ऑब्जर्व कीजिएगा, वहां पे लिखा होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो वहां पे जो जनरल इंटेलिजेंस है ना, उसका जो पार्ट है बहुत ज्यादा है, मतलब रीजनिंग वहां कम है एसएससी के सिलेबस में वहां। लेकिन हाँ, जनरल इंटेलिजेंस को आप रीजनिंग के तौर पे ही ट्रीट करते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस में आने वाले टॉपिक कौन कौन से होते हैं वहां पे, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये सब वहां पे आता है जनरल इंटेलिजेंस वाला टॉपिक, जहां पे तुरंत सामान्य बुद्धिमत्ता कहते हैं उसको हिंदी में। खैर हमारा ये पार्ट नहीं है, बट ऑफ कोर्स मैंने सिर्फ इसको इसलिए एक्सप्लेन किया है ताकि आपको टाइप्स ऑफ रीजनिंग मालूम चल जाएगी। ठीक है, इस तरह के, क्योंकि एक बार मुझे याद है किसी बच्चे से पूछ लिया गया था इंटरव्यू में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, और बच्चा जवाब नहीं दे पाया था। मुझे अफसोस है, चैंपियन बैच का स्टूडेंट था, और मैं ये भी बोलूंगा आप सभी से कि ऑफ कोर्स मेरे ही बैच का स्टूडेंट था। उसने बताया भी मुझे कि सर मैं ऐसा गलती हो गई मेरे से। तो मैं जवाब नहीं दे पाया। तब से जिस साल उसने बताया मुझे, 23 में उसने बताया मुझे ये बात, सॉरी 24 में बताया था उसने मुझे ये बात, यस, मैं 23-24 वाले ईयर का बच्चा था वो। तो मैं 23 का जो आईपीएस पीओ एग्जामिनेशन था या फिर 24 का, उसमें बताया था उसने पूछा गया था। तो तब से आप देखेंगे तो हमने ये जो बेसिक्स ऑफ रीजनिंग चैप्टर है, ये लेक्चर है, इसको मैंने अलाइन किया है। पहले तो हमने 24-25 वाला जो हमारा चैंपियन बैच, इस जैसे इससे पिछले वाला चैंपियन बैच में हमने इस चैप्टर को, इस लेक्चर को अलाइन किया कि आई विल टॉक अबाउट बेसिक्स ऑफ रीजनिंग प्राइमरीली, ताकि बच्चे को एकदम पहले पता रहे कि ठीक है रीजनिंग का मामला क्या है, थ्रू आउट रीजनिंग क्या होता है, और उसके बाद आप टॉपिक पे एंटर करें, प्रॉपर्ली बैंक के सिलेबस को एक्सप्लोर करें आप चैंपियन बैच के अंदर।
ठीक है ना? सो तब से ही मैं थोड़ा डर गया कि भाई बच्चे को नहीं मालूम था तो गड़बड़ हो गया। तो दिस इज़ माय ड्यूटी टू मेक इट श्योर कि भैया क्या डिफरेंसेस हैं, क्या मतलब है। कल कोई पूछे एनालिटिकल रीजनिंग क्या होता है, फिर क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है, तो क्या पता, मतलब मे बी आपका जो बैठा हुआ पैनलिस्ट है उसमें से किसी को रीजनिंग बहुत पसंद हो, और उसको पता है कि भैया एग्जाम तो बच्चा दे के आया है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह रीजनिंग पढ़ा है, तो चलो एक दो सवाल पूछ देते हैं, तो मतलब एटलीस्ट मेरे तरफ से क्लैरिटी हो बच्चे में। ठीक है ना? ठीक है। सीसेट के एग्जामिनेशन में क्या आता है इसमें? सीसेट में आपको ये सेगमेंट दिख जाता है सीसेट की परीक्षाओं में, और ऑफ कोर्स ये वाला सेगमेंट दिख जाता है आपको सीसेट के एग्जामिनेशन में। ये दोनों सेगमेंट आपके सीसेट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में सवाल एक और आएगा, बता रहा हूं मैं आज के जमाने में क्या चल रहा है। सो यहाँ पे एक और चैप्टर आप यूज कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस, सॉरी डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी। तो आजकल क्या देखा जा रहा है, जितने भी ये पुलिस वाले एग्जामिनेशन होते हैं ना, एसआई एग्जामिनेशन या फिर रेलवे कुछ परीक्षाएं हैं, जेई जैसी परीक्षाओं की बात कर रहा हूं मैं, एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर वाली परीक्षाएं, सेक्शन ऑफिसर, रेलवे स्टेशन मास्टर, उसमें इस सेगमेंट की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई है। आप ऑब्जर्व करेंगे, दे आर आस्किंग डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन, दे आर आस्किंग मशीन इनपुट क्वेश्चन, दे आर आस्किंग इनइक्विटीज, दे आर आस्किंग सिलोगिज्म। ऑफ कोर्स सिलोगिज्म चलो पहले ही पूछते थे, लेकिन बैंकिंग के ये सेगमेंट थोड़े से आपके रेलवे जैसी परीक्षाओं भी इंक्लूड होने शुरू हो चुके हैं, और ये भी पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? ये एरिया ज्यादा नहीं पूछा था, लेकिन ये दोनों जरूर पूछा जा रहा है आजकल। बाकी के एसआई से परीक्षा, यूपी एसआई हो गया, बिहार एसआई हो गया, या फिर दिल्ली पुलिस हो गया, ऐसी परीक्षाओं में जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है ना? कहीं ना कहीं हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ये सिर्फ बैंकिंग में काम नहीं आएगा। अगर आप कल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं थोड़ा सा कोई और एग्जामिनेशन, तो आपकी इस पढ़ाई का आप यूज कर सकते हैं, उठा सकते हैं एज अ फायदा। हाँ, बट मैं यहां तक ही डिस्कस करने वाला हूं, ये पार्ट हमारे इस चैंपियन बैच का पार्ट नहीं है। ये हमने इसलिए रखा हुआ है ताकि एक्सप्लेनेशन मालूम चले कि व्हाट आर द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस या वैरायटी ऑफ चैप्टर्स, बाइफिकेशंस आर देयर इन द रीजनिंग होल सब्जेक्ट। ठीक है? क्लियर है? ओके ठीक है, आई होप पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट, ताकि मिक्स मैच ना हो, या फिर ये पता रहे कि ठीक है मैं ये पढ़ रहा हूं कि इसका फायदा कहां उठा सकते हैं हम, और भी मतलब कल को अगर मान लो किसी को मतलब होता है ना, कई बार होता है कि मैं एग्जाम देके देखता हूं मेरे स्टेट में काफी अच्छी वैकेंसी आ गई, तो मैं जो पढ़ा हूं क्या वो मेरे काम का है? तो अभी से रियलाइजेशन होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सिर्फ बैंकिंग में काम नहीं आएगा, वो और भी जगह पे उसका लाभ उठा सकते हैं। एसएससी की परीक्षा बताया मैंने आपको, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मैंने बोला वहां पे, तो क्या लगता है आपको सिर्फ वहां पे नॉन वर्बल और जो मैंने बताया कि जनरल इंटेलिजेंस के सवाल, एनालॉजी वेनालॉजी, ये सब आ जाते होंगे सिर्फ? क्या नहीं, वहां पे भी आपके इसके बेसिक बेसिक सवाल मिल जाते हैं आपको, वर्बल रीजनिंग के बेसिक सवाल। इसके सवाल में सिलोगिज्म देखा जाता है खासतौर पे, कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक बेसिक चीज, तो ये सब चीजें आपको वहां मिल जाया करती हैं। ठीक है? ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अगर कुछ सीख रहे हो तो एकदम शिद्दत से अंदर तक घुस के सीखो, बिकॉज वक्त है आपके पास अभी, बढ़िया सीखो, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज मत करो किसी चीज को। ठीक है ना? बाकी एक और चीज बोलना चाहूंगा मैं आपको कि जो बैंकिंग के सिलेबस है, प्योर बैंकिंग के सिलेबस जो आपको दिखती है, बैंकिंग के सिलेबस जैसे ये पूरे चैप्टर्स जो आपको यहां दिख रहे हैं, ये बैंकिंग सिलेबस एक्चुअली में रिलेटेबल है, इट इज सिमिलर टू समवेयर मैनेजमेंट एग्जाम्स लाइक कैट, स्नैप, जैट, ऐसी परीक्षाओं के लिए भी द होल सिलेबस इज 100% इक्विवेलेंट। ठीक है? तो बैंकिंग सिलेबस जो है बहुत ही क्लोज है, मतलब इस तरह के एग्जामिनेशन जो मैनेजमेंट एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है? क्लियर है? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। आई होप पीपल आर गेटिंग माय पॉइंट। वाईटी कमेंट चेक नहीं करेंगे आज? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको बताया था, कल भी बताया था मैंने आपको कि थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट्स, एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल लिटरली टेक ऑल द डाउट्स, लाइक जितना हो सकता है। मैं कल भी डाउट लिया था, आज मैं और ज्यादा डाउट लूंगा, बिकॉज कल थोड़ा ज्यादा ही मुझे बात करना था। वैसे आज ही बहुत सारी बातें करनी है, देयर इज नो लिमिटेशंस कि 12:30 से 2 की क्लास है तो 12:30 2 ही चलेगी। आई कैन एक्सटेंड द क्लास टिल 2:30 ऑल्सो, सो रिलैक्स। ठीक है? हाँ, NIM CET ऑफ कोर्स है ना, महाराष्ट्र की जो सीईटी एग्जामिनेशन होती है उसके लिए भी सेम सिलेबस है। वही बोल रहा हूं, जितने भी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा मैनेजमेंट एग्जाम्स। तो मैनेजमेंट एग्जाम जो MBA वाले एग्जाम्स होते हैं ना, उसके लिए भी सेम ही सिलेबस है रीजनिंग का। तो ठीक है? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड प्लीज। सो नाउ लेट्स डिकोड आर बेसिक्स। नाउ हम समझ गए कि ठीक है, ये हमारे पास रीजनिंग का बाइफिकेशन ऐसे है। नाउ वी नीड टू एक्सप्लोर ऑल द वेराइटीज जहां पे हमारा फोकस होना चाहिए, सिर्फ कि हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीजनिंग पे चलते हैं। जैसे कि हम लोग आज बात करने वाले हैं अबाउट नंबर्स। ठीक है ना? अबाउट अल्फाबेट्स। अब आप बोलेंगे तो बहुत ही क्या इसमें बात करना है, बहुत ऐसी बारीक बातें होंगी जो नहीं मालूम होगी। जैसे कि एक बताता हूं मैं अल्फाबेट के बारे में।
कॉम्प्लीमेंट्री पेयर एक टर्म है जो बच्चों में बड़ी प्रचलित होती है जब बच्चे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का। जैसे मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, तो आप सबका ध्यान कहां गया होगा पता है? आपका ध्यान गया होगा सिलोगिज्म और इनिक्विटीज में। खासतौर पर सिलोगिज्म में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स आइदर होते हैं, गया होगा, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। तो मतलब एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे अगर कोई बैठा होगा क्लास में, उसे ही पता होगा ये चीज, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, ठीक है ना। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि अल्फाबेटिकल, जैसे अल्फाबेट के बारे में जब चर्चा करेंगे हम लोग, तो यहां पे भी जिक्र करेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स की। यहां भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का स्कोप है। क्या मतलब होता है समझाएंगे उसको हम। कुछ लोगों को याद आया भी होगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स इन अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, उसे बोल देंगे, एक सवाल पूछ देंगे, उसमें बोल देंगे यू नीड टू कंसीडर द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। अब बच्चा कंफ्यूज, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, ये क्या सवाल डाल दिया इसने यार, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के सवाल में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का मतलब क्या है। तो ये बेसिक चीजों में फंस जाता है बच्चा। तो यहाँ पे क्या इस तरह की तमाम बातों की चर्चा हम आज कर लेंगे, ताकि इसका इंप्लीमेंटेशन हम लोग किसी भी जगह कहीं भी करें तो कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट, प्राइमरीली विल टॉक अबाउट नंबर्स। नंबर्स के बारे में हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर्स क्या क्या डिमांड करता है, नंबर्स के बारे में क्या क्या जानकारी हमारे पास शुरू से होना चाहिए, ठीक है ना। लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग। सो आपसे उम्मीद करूंगा मैं कि आप सभी लोग नोटबुक जरूर रखेंगे अपने सामने, बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ठीक है, कई बार वो टर्मिनोलॉजी से खेल सकते हैं आपके साथ, बुक्स बता दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। मैंने कहा ना, उस बारे में जो भी बातें होंगी लास्ट में करेंगे हम लोग, ठीक है। सो ये जो हम नंबर की बातें कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कहां कहां हो सकता है, तो नंबर्स के प्रॉपर्टीज पे असल तौर पे बात करेंगे हम। नंबर्स की बात करने का मतलब क्या है, अबाउट नंबर्स, दैट मींस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। हम विशेषताओं पे बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, असल तौर पे प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। क्या होता है, कई बार वो परीक्षाओं में पजल्स में डाल देंगे, भाई आपको नहीं पता ना वो क्या कर सकते हैं, वो पजल्स में डाल देंगे। कंसीडर द फर्स्ट 8 कंपोजिट नंबर्स एज अ नंबर ऑफ पेन फॉर दिस 8 पीपल। अब बताओ क्या कर लोगे, ठीक है, समझिए इस गणित को। मान लो उसने कह दिया कि भाई ये 8 लोग हैं जो सर्कुलर टेबल के राउंड बैठते हैं, और ये 8 लोगों के पास अलग अलग नंबर ऑफ बुक्स हैं। Now consider first 8 composite numbers as the number of books for given person. मामला फंस गया। अब बच्चों को कंपोजिट नंबर ही नहीं पता, लो पजल आता है उसको, वो पजल सॉल्व करना जानता है, वो सेटिंग अरेंजमेंट उसे आता है, लेकिन मसला क्या है कि वो ये नहीं समझ पा रहा है कि हाउ टू डिकोड दिस कंपोजिट नंबर। बच्चा वहीं स्लो हो गया। अब जैसे ही आप इनिशियल स्टेज में सवाल में स्लो हुए, सवाल आप पे हावी है, परीक्षा आप पे हावी हो गया। तो दिस टाइप ऑफ थिंग वी नीड टू डिस्कस टुडे, ठीक है ना। सो ठीक है, शुरुआत से लिखना शुरू करते हैं सभी लोग प्लीज। यहां पहले मैं थोड़ा सा ब्लैंक पेज ले लेता हूं और भी। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम सभी को जाना चाहिए, मतलब ऑफकोर्स जानते भी होंगे ऑफकोर्स आप सभी लोग, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर कि नेचुरल नंबर क्या होता है, किसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। कल को वो टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं ना, नेचुरल नंबर। टेक फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो बहुत ही बेसिक चीज है, नेचुरल नंबर का मतलब होता है एक से लेके लगातार जो भी नंबर्स होते हैं, 1 से जब स्टार्ट करते हैं उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जैसे इसमें बहुत लोगों को नहीं पता होता है ये बेसिक चीज, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। देन सेकंड चीज आपके सामने आ सकता है, कल को टर्म यूज कर सकते हैं वो लोग, होल नंबर, है ना, होल नंबर। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, तो हम बोलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0। वेरी बेसिक थिंग। कहां स्टार्ट करते हैं हम होल नंबर को, 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एकदम बेसिक चीज। नाउ विल टॉक अबाउट इवन नंबर। सभी जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं बता रहा हूं मैं, बहुत बड़ा चीज नहीं बता रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है ना, एक बार रिवीजन होना चाहिए इस लेवल पे।
मतलब इससे मैं ये याद दिला रहा हूं आपको कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी का भी इस्तेमाल आपके सामने किसी भी जगह हो सकता है, मशीन इनपुट में भी हो सकता है, क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन इन सिटिंग एलिमेंट एज ए वेरिएबल, पजल्स वेरिएबल, कंडीशनल कोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कंडीशनल कोडिंग में टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपके सामने, रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज, मेंस का सवाल है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर का, वहां पे इस्तेमाल हो सकता है कंडीशन के तौर पे, होता है, हो सकता नहीं, होता है। तो थर्ड थिंग इज, आई नो कि सबको पता होगा इवन नंबर क्या होता है, इतने बड़े हो गए हैं तो पता ही होगा, जाहिर सी बात है। इवन नंबर का मतलब क्या होता है भैया, जो डिविजिबल होता है, डिविजिबल बाई 2, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप यहाँ पे, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके, ठीक है ना। फोर्थ हमारे पास होगा ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं भाई, तो जो कि नॉट डिविजिबल बाई 2 कह लीजिए, सिंपली नॉट डिविजिबल बाई 2, सिंपल, जो 2 से नहीं कटेगा, सिंपल उसको भाषा लिख लीजिए ऐसा, जो 2 से नहीं कटता है उसे हम कहते हैं ऑड नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें भी लिख सकते हैं, वैसे लिख लीजिएगा, मतलब इसलिए लिखवा रहा हूं मैं ना ये चीज कि आपको पता रहेगा कि इस टर्म का इस्तेमाल हो सकता है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अगर मैं भी ओवर कॉन्फिडेंस दिखाऊंगा तो मैं बोलूंगा नहीं तो पता ही होगा तुम लोग को, इसमें कौन सी बड़ी चीज है, अरे भाई है, इससे रियलाइजेशन होना जरूरी है, ठीक है ना। ऑड नंबर्स हो गया, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा भाई, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे 1 से, यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं, बताता हूँ इसका रीजन क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 हो गया एंड 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऐसे करके। अच्छा यहाँ पे ना आप 0 लिख लीजिएगा। 0 मैं क्यों लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, उसका रीजन है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जो हमारा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर है, खास तौर पे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर, उसमें क्या होता है, वो ये चीज मैं इसमें मार्क कर रहा हूं यहाँ पे साफ साफ। अब ये बेसिक चीज देखिए, ये सवाल आप पूछेंगे मुझसे, क्योंकि 0 को लेके बड़ा लड़ाई रहा है, बहुत युद्ध रहा है। 0 इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है या प्राइम नंबर है, क्या है 0? तो मैं बताता हूं वो बहुत क्लियर, इसमें युद्ध मत कीजिएगा प्लीज, युद्ध कीजिएगा तो समस्या हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर में जब सीरीज के सवाल लिखे जाते हैं, आज ही हमने किया है यूट्यूब पे, आज ही का सवाल देख लीजिएगा आप, यूट्यूब पे अभी जो सेशन था आज अरबी क्लब को लेकर, उसमें एक श्रृंखला की सवाल आई थी, हम 0 को इवन ट्रीट करते हैं, 0 विल बी ट्रीटेड एज इवन, बट यू नीड टू कंसीडर दिस 0 एज इवन ओनली। बाकी जगह इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, नहीं होता है रीजनिंग में, वैसे कहीं भी और इस्तेमाल नहीं करते वो लोग, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं डालते वो, इस तरह का क्रिएशन नहीं डालते वो, लेकिन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर में जरूर 0 के पॉइंट आ जाते हैं, जहां पे हमें 0 को जज करना पड़ता है वो इवन है या ऑड है, तो वहां पे हम इसे हमेशा इवन की तरह ट्रीट करेंगे। बाकी हम मैथमेटिकल लेवल पे जाके हम युद्ध नहीं करना चाहेंगे, ना ही हम कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे यहाँ पर, बिकॉज ये ऑलरेडी कंट्रोवर्सी है। गूगल करेंगे आप तो भी युद्ध दिखाई देगा आपको उसमें, सो रिलैक्स, ठीक है। एकदम नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना इस पे, मैं पहली लड़ाई को रोकना चाह रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि इसको सिर्फ एक्सेप्शनली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0, एक्सेप्शनली। तो अब कोई म्यूट करके सुनेगा तो उसको लिखा क्या बोल रहा है मास्टर, 0 कैसे लिख दिया यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखिएगा एक्सेप्शनली बता रहा हूँ, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर में आपको 0 इस्तेमाल करना है इवन के तौर पे, इसलिए मैं लिखा हूं यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। बाकी मैथमेटिकली वो क्या है क्या नहीं है उस पर मैं अपना कोई वक्तव्य नहीं दे रहा हूं, बाकी सब ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्लीज। आफ्टर ऑल दिस लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इसके बाद हम बात करेंगे प्राइम नंबर की। सो फिफ्थ पॉइंट इज प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई, जो एक से और खुद से कटते हो उसको बोलते हैं हम लोग, है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, सिंपल, ठीक है ना, जो खुद से कट रहे हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, वो एक से कट रहे हो और खुद से कट रहे हो, जैसे कि हमारे पास हो गया ये 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना, 3 हमारे पास है, 5 हमारे पास है, 7 हमारे पास है, 9 नहीं है, ध्यान रखिएगा, 11 हमारे पास है, 13 हमारे पास है, इस तरीके से आप लेके जा सकते हैं। इसके बाद जो आता है पॉइंट 6 वाला, वो होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स ये क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स किसको कहते हैं हम लोग, तो इसका हमेशा एक सिंपल याद रखिएगा तरीका, कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम यहां बोल सकते हैं भाई जिसके पास सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर में हम ये भी बोल सकते हैं, इसको दोनों को रिलेट करना चाहें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, प्राइम नंबर के बारे में, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स,
2 फैक्टर्स। इसके बारे में एक और टिप्पणी हमने कर दिया है, लेकिन यहां क्या बोलेंगे हम, हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है ना, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स विल बी ट्रीटेड एज कंपोजिट नंबर, सिंपल। जैसे कि एग्जांपल लिख लीजिए आप यहां पर, 4, 6, 8, 10। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि सारे इवन नंबर की बात करेंगे हम लोग, ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। सॉरी, 9 भी यहां पे आएगा, ठीक है, 9, 10, 12 एटसेट्रा, ठीक है। ओके, क्लियर एवरीवन, बहुत ध्यान से। कंपोजिट नंबर, अब लड़ाई कहां पे होती है, वहां पे हो जाती है। सर 1 प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है भाई 1 प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर में बच्चे को कहां कर, जैसे 9 यहां पे आ गया, तो बच्चा जैसे लिखते हैं पे हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, बच्चे के दिमाग में तुरंत आता इवन नंबर। अरे नहीं भाई ये गलती मत करना, ये गलती नहीं करना है। हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स में हमारे पास 9 भी तो है, कल को 15 भी आएगा, इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 15 भी आप इसमें लिख सकते हैं। चलो आप 2-3 आगे बढ़ा देते हैं ताकि 9 का एक बार और रेफरेंस दिख जाए आपको। मैं जिसको जानबूझ के अंडरलाइन कर रहा हूं। 10 हो गया आपका, 12 हो गया आपका, 14 हो गया आपका, 15 फिर से हो गया आपका, 16 भी हो गया। तो ये 15 पे मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए कि भैया ये हमारे पास ना 9 कैसे हो गया अपना कंपोजिट नंबर, या 15 कैसे हो गया कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर हो गया ना, ये तो इवन नंबर तो नहीं है ना। इवन नंबर नहीं बोला जा रहा, कंपोजिट नंबर बोला जा रहा है, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। इस 9 के फैक्टर्स 2 से अधिक है ना भाई, 1 है, 3 है और फिर 9 खुद भी है, 3 फैक्टर हो गए ना इसके। 15 के तो और भी ज्यादा फैक्टर हो गए, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट जरूरी है। कंपोजिट नंबर्स को लेकर काफी हम चीजें देखते हैं, कहां पे, स्टेप बेस्ड सीरीज हो गया, रिजल्टेंट बेस्ड सीरीज हो गया, मेंस वाले पार्ट पे, अल्फान्यूमेरिक सीरीज में, या फिर ऑफ कोर्स अल्फान्यूमेरिक सीरीज के आपके प्रीलिम्स वाले पार्ट में भी देख सकता है, सीरीज में कहीं डाल सकते हैं कंपोजिट नंबर, सिर्फ डिजिट सीरीज जहां पे आते हैं, या फिर जहां पे न्यूमेरिक सीरीज आते हैं वहां पे डाला जा सकता है, प्लीज, ठीक है। सो ये हमारे प्रॉपर्टीज हो गए नंबर्स के। इतनी बातें नंबर्स को लेकर मालूम होनी चाहिए आपको, ठीक है। एंड एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास में ना बिल्कुल पेशेंस बना के पढ़ाई कीजिएगा, एकदम पेशेंस। बहुत चिल्लम चिल्ली करके मैं पढ़ाऊंगा, मैं बहुत ही शांतिपूर्वक पढ़ाऊंगा, आप भी बहुत शांतिपूर्वक पढ़िएगा। बीच बीच में आपको एनर्जी बनाने के लिए मैं अपनी 4 पंक्तियां फेंकता रहूंगा, आप समेटते रहिएगा। वो 4 पंक्तियां जो होंगी वो मोटिवेशन वाली होंगी, बिकॉज मैं वीर रस लिख पाता हूं, ठीक है। तो मैं सुनाता रहूंगा बीच बीच में कुछ कुछ, ताकि आप लोग एनर्जी में बरकरार रहे, बढ़िया रहे सब कुछ, ठीक है। लेकिन हाँ, बेसिक नेसेसिटी टू बी इन द क्लास, टू बी कंसिस्टेंट इन द क्लास इज टू बी हियर इन द क्लास रेगुलरली। मन नहीं कर रहा है तो भी आप क्लास में हो, मैं क्लियरली बोल रहा हूं। यहाँ कॉमेडी सर्कस तो नहीं चल रहा हुआ, या फिर कोई स्टैंड अप कॉमेडी तो नहीं चल रहा हुआ कि आपको बड़ा मजा आएगा, अरे गुदुदी हाँ मजाक, ऐसा नहीं होगा। बट यू नीड टू जस्ट एंजॉय दिस थिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो हमने नंबर्स के प्रॉपर्टी के तौर पे जितना डिस्कस किया, आई थिंक इतना काफी होगा। और कुछ पॉइंट्स अगर नजर आएंगे तो विल डिस्कस दैट आल्सो। नाउ विल टॉक अबाउट अल्फाबेट्स। यहाँ पे काफी बातें समझ सीखने को मिलेंगी अपने को, बिकॉज नंबर्स में तो फिर भी हम फ्रेंडली होते हैं, अल्फाबेट में हम कई बातें मिस कर लेते हैं। तो विल टॉक अबाउट अल्फाबेट, बहुत सारी बातें यहाँ पे होंगी, सो प्लीज ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अल्फाबेट्स के बारे में जब हम बातें करना शुरू करेंगे तो इसका इस्तेमाल कहां कहां पे होगा। अल्फाबेट वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल एक तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर में होगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग में होगा, मशीन इनपुट में होगा, उसके अलावा कहीं भी हो सकता है। और जैसे कि मैं बता रहा हूं, और कहां पे, सिटिंग एंड पजल भी हो सकता है और होता है। ऑल्टरनेट लेटर्स को ट्रीट करने बोल दिया, ऑल्टरनेट ऑड नंबर, सॉरी कॉन्सोनेंट के बारे में बात कर दिया, तो उस तरह की बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। सो प्राइमरली हम अगर अबाउट अल्फाबेट पढ़ने जाएंगे तो हमें क्या, फिर से क्या पढ़ने वाले हम लोग, तो ऑफ कोर्स प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फाबेट पे ध्यान देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फाबेट्स, ठीक है ना। अब जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फाबेट में एंटर करेंगे तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, नंबर्स की प्रॉपर्टीज में ऑड इवन प्राइम सबसे कोर प्रॉपर्टीज हैं, ऑड इवन प्राइम। एक और कंपोजिट जोड़ लीजिए आप, नेचुरल नंबर, होल नंबर बाद में काम है, मतलब बहुत रेयर काम है, लेकिन पता होना चाहिए कि भाई नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन उसके बाद आपके पास ऑड इवन प्राइम कंपोजिट, ये ज्यादा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे, जब इतना चर्चा हो ही रहा है तो एक और बात, आपको स्क्वायर और क्यूब का भी ख्याल रखना चाहिए। यहाँ पे स्क्वायर नंबर्स एंड क्यूब नंबर्स पे भी, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए आपको। फिर हम आते हैं यहाँ पे अल्फाबेट पे आते हैं। अल्फाबेट में सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट कहते किसको हम लोग हैं, है ना। व्हाट इज अल्फाबेट, तो अल्फाबेट जब बोलते हैं तो यहाँ पे पहला बेसिक चीज होता है अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है ना। सो अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज समझिए पहले। अल्फाबेटिकल सीरीज में वी हैव 26 लेटर्स, 26 लेटर्स,
ठीक है ना। इन 26 लेटर्स में अगर हम ब्रेक करेंगे तो वी हैव 21 कॉन्सोनेंट्स एंड, इसको थोड़ा सा अच्छे लिख देते हैं और भी नोट्स की तरह लिख के चलेंगे हम लोग बिल्कुल, ठीक है ना। इसमें हमारे पास दो बाइफिकेशन होता है 26 लेटर में, एक होता है कॉन्सोनेंट कहते हैं इसको हम लोग, हिंदी में इसे हम व्यंजन कहते हैं, और एक हमारे पास होता है वॉवेल का ग्रुप, ठीक है ना। तो कॉन्सोनेंट्स की संख्या जो होती है वो 21 होती है और वॉवेल कितने होते हैं 5। आप बोलेंगे सही तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं, पता है हमें ये चीज, मुझे भी पता है ये चीज कि आप बचपन में पढ़ चुके हैं ये चीज। मैं बस आपको वापस एक बार याद, इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, वो जो बेसिक चीजें आप जानते हो उसकी आवश्यकता पड़ेगी वापस याद दिलाना, उसमें से कुछ कुछ बातें इन चर्चाओं में ही ऐसी निकल के आ जाएंगी जो आपको नहीं पता होगा, तो वो कॉम्पिटिशन क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो अल्फाबेटिकल सीरीज, सबसे पहला चीज अल्फाबेट के बारे में जानने से में, अब अल्फाबेटिकल सीरीज में भी हमारे पास बहुत तरीके हैं समझने के, जैसे कि पहले तो कॉन्सोनेंट पता है क्या होते हैं भाई, ए ई आई ओ यू को छोड़ के हमारे पास सारे कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है ना। एक और चीज जो अल्फाबेट को लेकर हमें ध्यान रखनी चाहिए, इसके प्लेस वैल्यू का मेमोराइजेशन। हम कैसे याद करें कि किसी भी लोकेशन, किसी भी लेटर का लोकेशन क्या है, ठीक है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और अल्फाबेटिकल सीरीज किससे कहते हैं हम लोग, तो अल्फाबेटिकल सीरीज हम बोलते हैं इसे ए से लेके ए बी सी ऐसे करते हुए हमारे पास एक्स वाई एंड जेड। और इससे हम एक और बात कहते हैं नॉर्मल, लेफ्ट टू राइट हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज है। एक और टर्म आता है रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है ना। तो रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, रिवर्स अल्फाबेटिकल, ये टर्म्स यूज होते हैं सवाल में, अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब उल्टे क्रम में आपको लिखना है। रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बोलेगा तो जेड इधर और ए इधर हो जाएगा। अगर रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज बोलता है राइट टू लेफ्ट तो यही रहेगा। बोले यहां कॉन्सेप्ट समझते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा आराम से, ठीक है ना। अल्फाबेटिकल सीरीज सिर्फ सिंपली बोला अल्फाबेटिकल सीरीज, सवाल में एग्जैक्ट लैंग्वेज होता है, यहां मिस्टेक करता है बच्चा। अल्फाबेटिकल सीरीज बोल दिया सिंपली तो लेफ्ट टू राइट ए टू जेड करेंगे आप, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट मींस ए विल बी दिस साइड, Z will be this side, इसी की बोल रहा हूं, अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब आपने ध्यान नहीं दिया तो गलती कर देंगे आप। तो अल्फाबेटिकल सीरीज A to Z होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेफ्ट साइड में आपका ये होता है, राइट साइड में आपका Z रहेगा। नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज ऐसे होता है, लेकिन अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या हो गया, A और Z, मतलब उसका मतलब हो गया अल्फाबेटिकल सीरीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट का मतलब रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, Z to A है ना, इधर Z हो जाए इधर। लेकिन अगर रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज बोलता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो इसका मतलब हो गया फिर से क्या, ये आपस में क्रॉस कर सकते हैं इसको आप लोग। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको फर्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर हमारा फर्स्ट लेक्चर नंबर 1, हम जो सॉरी चैप्टर फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वहां पे आपको ये मिलना शुरू हो जाएगा ये चीज, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। आफ्टर दिस when we understand what is alphabetical series, how to understand what is alphabetical series and reverse alphabetical series, what is the difference between alphabetical series and reverse alphabetical series, जब हमें ये मालूम हो जाती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम फिर प्लेस वैल्यूज के बारे में जानना शुरू करें। प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, एक और बच्चे का बड़ा अच्छा इनपुट आया है सर, एक और टर्म इस्तेमाल होता है कई बार, फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं यही लिखते हैं क्या, यही लिख देते हैं। कई बार वो एक टर्म इस्तेमाल करेंगे सीरीज सवालों में, FIRST, फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज, ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज। तो फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज का मतलब क्या है, A to M, 13 प्लेस वैल्यू होता है इसका, A to M। एंड अगर बोलते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज, व्हाट इट मीन्स N to Z। ध्यान रखिएगा प्लीज, फर्स्ट हाफ हो गया आपका A to M, सेकेंड हाफ हो गया N to Z। सो N to Z, M to Z नहीं, N to Z, 14 से 26 प्लीज, ठीक है ना। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। बेसिक टर्म है जो हम उसमें क्लिक नहीं करता, क्या ये क्या बोल दिया, अब बेसिक चीज है लेकिन आपको ध्यान नहीं है उस चीज का। तो हमारा काम है, इस लेक्चर का काम ही यही है कि आपको उस तरह का चीज याद दिला दे, आपके दिमाग में रहे, आपके जहन में रहे, ठीक है। तो आफ्टर दिस विल टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग, दैट इज प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के आधार पर बहुत सी बातें करेंगे हम लोग, ठीक है ना। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आपके पास हर लेटर का लोकेशन इस यहां पे रहे, बिल्कुल यहां पे नहीं, यहां पे रहे, बिल्कुल एकदम ऐसे। पी क्या होता है, 16,
पी का रैंक क्या है तो भैया 16, पी का फॉरवर्ड वैल्यू क्या है तो 16, पी का बैकवर्ड वैल्यू क्या है तो 10, सॉरी 11, ऐसे फटाफट होना चाहिए चीज। कैसे होगा ये चीज, तो हम इसको याद करेंगे। तो प्लेस वैल्यू को याद रखने के लिए वेन एवर वी टॉक अबाउट प्लेस वैल्यूज, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी बताने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा जगहों पे मिलेगा आपको, बहुत जगह पे, मल्टीपल प्लेसेस, मल्टीपल एग्जामिनेशन, हर जगह पे, ठीक है ना। तो प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स में हमें सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि यहां पे दो टर्म इस्तेमाल होते हैं, फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू, फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू एंड बैकवर्ड प्लेस वैल्यू, या बैकवर्ड रैंक कह लीजिए आप, या फिर फॉरवर्ड रैंक, बैकवर्ड रैंक। तो बैकवर्ड प्लेस वैल्यू, ये दो टर्म इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। हम दोनों को ही याद करेंगे आज, बिल्कुल चुटकियों में, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों को कई बार तो ये याद होता है लेकिन ये याद नहीं होता है। बैकवर्ड कैसे याद करेंगे सर, सो आराम से याद करेंगे, रिलैक्स, ठीक है ना। सो लेट्स बिगिन विद दिस थिंग। प्राइमरली हमें जब हम प्लेस वैल्यू का जिक्र करते हैं तो दुनिया की तमाम रीजनिंग किताबें, चाहे कहीं भी हो, किसी देश में हो, किसी राज्य में हो, किसी भाषा में हो, किसी तरह से लिखा गया हो, इसके एवज में सबसे पहला चीज जो इस्तेमाल होता है वो होता है अल्फाबेटिकल सीरीज को 5-5 के खंड में तोड़ देना। मतलब 26 लेटर होते हैं तो 5-5 के खंड में तोड़ देने को कहते हैं। उससे बनता है एक टर्म जिसको बोलते हैं ईजोटी, ईजोटी। इसका मतलब क्या है, इसका प्लेस वैल्यू होता है 5, इसका होता है 10, इसका होता है 15, इसका होता है 20, इसका होता है 25। इससे क्या मामला फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है कि अगर आपको मान लो बोला गया पी तो आप ओ तक पहुंचिए, उसके बाद पी आता 16 हो जाएगा। ये भी एक तरीका है, बुरा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन इस तरीके को ये तरीका सबको मालूम है, आपको थोड़ा सा बाकी लोगों से और अच्छे से रेस्पॉन्सिव रहना है, आपकी रफ्तार थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए कि आपको ढूंढना ना पड़े, आपके जुबान पे ही सब कुछ सेट रहे। वो कैसे हो पाएगा तो विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग एज वेल। उससे पहले एक और आपको बताता हूं, एक और ऐसा ही बनाया गया है चीज, जैसे बोलते हैं सिफ्लोरक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग 3, ये होता है, इसको 3 के खंड में तोड़ने की बात करते हैं, 3, 6, 9। इस दवा का नाम नहीं लग रहा है आपको, सिफ्लोरक्स, जैसे खांसी की दवा हो। 12, ये 15 हो गया, ये 18 हो गया, ये 21 हो गया और ये 24 हो गया। तो ये सेकंड आपका एक अप्रोच है, इससे आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। दोनों मतलब हर चीज आपको पता होना चाहिए कि चलो ये भी चीज, मान लो कल को आपको बताया सिफ्लोरक्स एल, तो एल सिफ्लोरक्स L12, लेकिन उससे पहले हम क्या L12 से याद कर लेंगे हम लोग। अब हम बात करेंगे, ये तो एक तरीका हो गया जो आपको, ये तो सबसे कॉमन तरीका है, ये कुछ कुछ लोगों को पता होता है ये भी, लेकिन जगजाहिर ही है। लेकिन अब जो तरीका हमें बताऊंगा आपको, वो आई थिंक आपको पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है, इस तरह से ज्यादा ईजी है हमारे लिए। कुछ भी बोला है हम तुरंत हमारे जुबान पे रहेगा वो चीज, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स में हमें हाउ टू मेमोराइज प्लेस वैल्यू, हाउ टू मेमोराइज प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, ठीक है ना। लेटर्स की प्लेस वैल्यू कैसे याद रखी जाए, तो इसके लिए क्या है, विजुअलाइजेशन का तरीका, राइमिंग का तरीका सबसे बेहतर है। जैसे कि आपको बताता हूं मैं, ए से लेके ई तक में आपको कोई समस्या नहीं हो कभी भी, ए बी सी डी ई, बिकॉज एक हर बार हमने नंबरिंग के लिए भी इस्तेमाल किया है ए बी सी डी का इस्तेमाल, ए मतलब 1, बी मतलब 2, सब याद है अपने को। बीच में कहीं पूछता तो समस्या होती है, तो हमने कहा एक काम करते हैं, विल स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट फ्रॉम एफ। हम सिर्फ एफ के कंस्ट्रक्शन पे फोकस करेंगे। एफ ऐसे लिखा जाता है, दिस इज एफ, लेकिन अगर इसी एफ में हम ऐसे कर दें आपके सामने, आपको क्या दिख रहा है, ये क्या ये 6 दिख रहा है आपको, तो अब ऑटोमेटिकली आपका दिमाग में जब भी एफ देखेगा कैपिटल एफ, तो ऑटोमेटिक वहां 6 बना लेगा। आपको ऑटोमेटिक रिवीजन हो गया वहां पर, कुछ अलग से नहीं करना, बहुत कूलली आप उस चीज को विजुअलाइज कर लेंगे। एफ हो गया इस तरीके से। अगर हम ऐसे ही बोले आपको एफ का रैंक 6 होता है, उसी में देख लिया आपने, एफ में ही 6 देख लिया आपने, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट जी, ठीक है ना। जी आपका ऐसे होता है, इसी में हम आपको ये कह देंगे भैया ये तो आपका है, ये तो 7 ही तो है, देखो तो जी में आप जब भी देखोगे, जब भी आप जी लिखोगे, आपका 7 ऑटोमेटिक रिवीजन पर्पस पर रहेगा, रिवीजन ऑटोमेटिक हो रहा है। जी का मतलब क्या है, G7, उसी में 7 दिख रहा है आपको। इट इज वेरी इजी टू सिमिलरली इट इज वेरी इजी टू विजुअलाइज 8 इन H। अब इस 8 को देखिए आप, और यहां देख लीजिए आप एक बार, साफ साफ दिख रहा है कि 8 है, डिजिटली हम 8 से लिखते हैं, ठीक है ना। देन वी हैव 9 कैसे हम यूज करेंगे, कैसे इसको विजुअलाइज करेंगे, तो हम 9 कई लोग ऐसे लिख देते हैं, आई मतलब आई ऐसे कई लोग लिखते हैं, तो आई को हम 9 कह सकते हैं। विजुअलाइजेशन से क्लियर है कि भाई आई ऐसे 9 है, रिलेट कर सकते हैं आपने कहीं ना कहीं, खुद नहीं लिखते होंगे तो किसी और को लिखते देखे होंगे, यस आई, ये बचपन में तो लगभग सब लोग लिखते हैं आई एम फलाना,
तो आई ऐसे हो गया, ठीक है ना। आई के बाद हम लोग चलेंगे जे। अब जे के लिए कहीं नहीं जाना, बिकॉज जे के लिए इजॉटी अपने पास है ही, जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है। आफ्टर दिस विल टॉक अबाउट के। के का प्लेस वैल्यू क्या होता है भाई, तो हम इसके लिए यूज करेंगे एक रिलेटेबल चीज। के मतलब किंग्स। किंग्स 11 पंजाब एक क्रिकेट की टीम हुआ करती थी, ठीक है ना। तो इसको हम यहां से नाम याद करेंगे, किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, किंग्स 11 पंजाब याद रहेगा हमेशा आपको ये चीज। जेके एल। एल को क्या बोलते हैं हम लोग, एल का प्लेस वैल्यू होता है 12। क्या होता है, 12। तो असल तौर पे हम लोग बीइंग इंडियंस, हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब होती है। हम लोग बोलते हैं 12, और हम तो बिहार से हैं, तो बिहार में तो और होता है 12, वो नहीं, भ पे चले जाते हैं हम लोग, 12, है ना, 12। तो 12 पे नहीं जाना अपने को, वहां पे आपको थोड़ा सा अपने को समेटना है और प्रॉपर अंग्रेजी का इस्तेमाल करना है। बाकी जगह वैसे नहीं करना, लेकिन यहां पे समेटना है थोड़ा सा अपने आप को इस लेवल पे। हम इसे 12 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 12। जैसे बोलेंगे L12, L12, अपने आप वहां पे आपका राइमिंग मैच करेगा, खत्म। 12, 12, 12। वैसे भी ये वी जो है वो साइलेंट है, लेकिन हम लोग ऐसे करते हैं, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी इसका एल का 12 ही है, 12। तो 12, L12 खत्म। आफ्टर दिस विल टॉक अबाउट, एल के बाद क्या आता है, एम आता है, तो एम को देख लेते हैं। अब एम को अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, इसको घुमाएंगे तो 3 बन जाएगा। और वैसा ही एक और लेटर है, इसको बोलते हैं डब्ल्यू। ये दोनों लेटर ऐसे हैं जो कि 3 की तरह बन जाएंगे। अगर इसको ऐसे घुमा दे तो 3 बन जाएगा, इसको ऐसे घुमा दे तो 3 बन जाएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमाए तो 3, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए 90 डिग्री तो 3। तो दोनों के दोनों हमारे 3 बनने वाले लेटर हैं। थोड़ा घुमा दिया जाए, लोकेशन हल्का सा मूवमेंट कराया जाए तो ये हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज में पहला ऐसा लेटर है जिसको घुमाया जाए तो 3 बन जाएगा, और ये हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज में दूसरा ऐसा लेटर है जिसको घुमाएंगे तो 3 बन जाएगा। इसलिए इसका प्लेस वैल्यू होता है 13 और 23, खत्म। ठीक है ना। सो वेरी सिंपल, M13 W23 रिलेटेबल है, इसलिए याद करना इजी है आपके लिए। M को घुमाएंगे तो 3, तो पहला लेटर 3 की तरह, ये दूसरा लेटर की तरह, खत्म। ठीक है, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अभी यहीं पे आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, क्लास की पीडीएफ आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, ठीक है। थोड़ी और बातें करते हैं हम लोग। अभी थोड़ी अल्फाबेट के बारे में बहुत सी बातें करनी है अभी अपने को, बहुत सी बातें। देयर आर मल्टीपल थिंग्स वी नीड टू टॉक, ठीक है। सो सबसे अधिक बातें अल्फाबेट के बारे में ही होंगी, ये ध्यान रखिएगा, अल्फाबेट्स, ठीक है। इस बारे में बातें जारी हैं। हम कहां तक पहुंचे थे, एम तक पहुंच गए थे, अब एन पे बात करते हैं। एन के क्रिएशन कंस्ट्रक्शन में ध्यान दीजिएगा। एन कैसे लिखते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं, दिस इज योर एन। एन आपको इसमें 4 दिखेगा ही दिखेगा, दिस इज रोमन 4, ऐसे कर दिए 4 दिख गया क्या आपको, 4 लिखते हैं ना भाई रोमन में, ऐसे है, हल्का सा ऐसे रहता है, लेकिन आपको फिलहाल विजुअलाइज करने के लिए काफी है ये चीज। एन का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 14, बिकॉज दिस सीम्स टू बी 4, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। एन हो गया आपका। ओ इजॉटी से क्लियर है कि ओ का प्लेस वैल्यू 15 है। पी भी बात कर लेते हैं, पी को अगर आप ऐसे कर लें, पी हमारे पास ऐसे है। अभी हमने जब वर्बल रीजनिंग आपको नॉन वर्बल बताया तो वहां क्या था, वाटर इमेज मिरर इमेज चैप्टर था, याद है ना, एसएससी वाले में। तो इसका वाटर इमेज ड्रॉ करेंगे आप। वाटर इमेज कैसे बनता है, आपका वर्टिकल ऐसे बनता है, वर्टिकली उल्टा हो जाता है कोई चीज, उसको बोलते हैं वाटर इमेज बनना। तो पी का जो वाटर इमेज बनेगा वो 6 बना के देगा आपको। पी को उल्टा कीजिए, 6 बन जाएगा, एंड 6 विल बी नथिंग बट 16। दैट मींस कि यहां से आपको हिंट मिल जाएगा, तो आप क्या बनाएंगे, 16 बना देंगे। तो पी का प्लेस वैल्यू 16 है, ठीक है ना। पी आपके पास कहां चलेंगे, क्यू। क्यू को ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो क्यू को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे हो गया। क्यू में जो उसका पूंछ दिखता है आपको, हम लोग तो ऐसे लिखते हैं लपेट के ऐसे, लेकिन अगर आप सिंपली उसको अपने प्रॉपर्ली अपना ऐसे किताबी भाषा में लिखेंगे, देखेंगे आप ड्रॉ करते हुए, तो ऐसे ड्रॉ होता है। क्यू में हमारे पास ऐसे कुछ एक लगा रहता है, ऐसे 7। तो यू कैन जस्ट रिलेट इट लाइक 7, एंड दिस क्यूज प्लेस वैल्यू विल बी 17, ये 17 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यू का प्लेस वैल्यू कितना है, 17, 17। पी क्यू आर, आर में हम आपको लेके चलते हैं, बिकॉज आर का प्लेस वैल्यू 18 है। अब देखिए, हम आर में कैपिटल आर की बात नहीं करेंगे हम ना, हम अपने हिसाब से थोड़ा मोल्ड करेंगे अपने आप को। हम आर ऐसे लिखेंगे, जो बेसिक, सबसे बेसिक आर कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं आर। ना सिर्फ आपको इसको ऐसे ऐसे कर देना है, 8 बन गया, तो आर विल बी 18। और ये कहना है एक बार ही विजुअलाइज करना, आपको याद थोड़ी करना है इसको आपको। एम अब तुरंत आएगा 13 आ गया ना, तुरंत से 13, बस वही वाली बात है, तुरंत से एक बार में यहीं पे। 8 मतलब अच्छा, आर मतलब 18 कैसे भैया, तो आर अच्छा वैसे वैसे, हाँ ठीक है। तो बार बार दिमाग नहीं पूछेगा आर 18 क्यों हुआ, हो गया, लॉजिक पता है दिमाग को, ठीक है ना। पी क्यू आर एस टी, हाँ ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है।
एसटी को याद करने का तरीका है T20 मैच से। आप एसटी को ऐसे याद कर सकते हैं। एसटी मतलब क्या होता है, इसको बोलिए ना स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट, स्पीड टेस्ट मतलब वही मॉक टेस्ट जिससे आप डरते हैं, ठीक है ना। स्पीड टेस्ट से आप डर जाते हैं, यार स्पीड टेस्ट देना यार मुझे तो यार बहुत बड़ा काम है ये। और इसका प्लेस वैल्यू होता है 19, इसका होता है 20। 1920 एक बहुत ही हॉरर मूवी भी थी, तो उससे अब याद रखना है एसटी आप, या फिर T20 मैच अगर टी याद है तो फिर एसटी आप साथ में, एसटी हमेशा साथ में बोला कीजिए। T20 याद है तो एस अपने अपना 19 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपके पास हो गया यूएनवी, यूवी, ठीक है ना। यूएनवी विल बी 21 एंड 22। अल्ट्रावायलेट 21-22, 2021-22 में अल्ट्रावायलेट धरती पे बहुत ज्यादा आ जाएगा, ऐसा कुछ अल्ट्रावायलेट। डब्ल्यू पता ही आपको, एक्स वाई जेड सबको याद रहता है, सिर्फ फ्लोरक्स से भी आप X20 कह सकते हैं, एजॉटी से वाई का 25 कह सकते हैं, और जेड 26 है। सो वेरी सिंपल थिंग, अपने कुछ कुछ लेटर्स को आपने विजुअलाइज करके सीख लिया, कुछ को रिलेट कर लिया, कुछ को आपने कुछ कुछ कनेक्शन दे दिया। दिस इज हाउ वी कैन इजीली, अगर हमें शॉर्टकट करना होगा तो मैं नहीं, इतना एक्सप्लेन नहीं करना, इतना डिस्कस नहीं करना अपने को, तो ये रहा, ये तो सबको पता है, ठीक है ना। सो सम ऑब्जर्वेशंस, इफ सम ऑब्जर्वेशंस आर मेकिंग योर पाथ इजियर, यू शुड गो फॉर इट। आपको अब ये बहुत ऐसे नहीं कि हर सवाल में आपको इसका फायदा मिलेगा, जब फायदा मिलेगा तो बहुत फायदा होगा। इससे आपको क्या हो गया, आपको किसी भी लेटर का अगर हम प्लेस वैल्यू पूछे तो मुझे लगता है कि आपको याद होगा। आपसे पूछे बताओ कि भैया एन का प्लेस वैल्यू क्या है, तो तुरंत से जुबान पे आ गया होगा 14। आपसे बोलेंगे बताओ आई का प्लेस वैल्यू क्या है, तो तुरंत 9। एक सेकंड हिचकिचाए नहीं होंगे आप, क्या होगा I9, तुरंत से एकदम कोई शक नहीं। X24, X24 को आप ऐसे लेट कर सकते हैं, X24 में गड़बड़ हो गया तुम लोग का, वो X हो गया था आदमी या फिर जो भी है। देयर आर मल्टीपल वेज यू कैन मेक स्टोरी। हमने एक रास्ता दिखा दिया आपको, आप अपने हिसाब से भी कुछ कुछ बना सकते हैं कि भाई ऐसे कर लेते हैं, इसको हम ऐसे यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। सो दिस वाज द फर्स्ट लेसन वी मस्ट हैव अबाउट द लेटर्स, कि हाँ लेटर्स का प्लेस वैल्यू ऐसे हमें याद रखना है। नाउ विल टॉक अबाउट प्लेस वैल्यू के बाद रिवर्स प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिवर्स प्लेस वैल्यू, बिकॉज रिवर्स प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब प्लेस वैल्यू तो फिर चलो प्लेस वैल्यू तो इजी टास्क हो गया, ये तो सबको मालूम होगा। कंपटीशन जीतना है तो हमें रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाके हमें प्लेस वैल्यू याद रखना पड़ेगा सबका। कैसे याद रहेगा, कॉन्सेप्ट समझिए इसके लिए। सो अब यहां पे कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ अल्फाबेटिकल सीरीज के प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपके ऑर्डर रैंकिंग चैप्टर हुआ करता है एसएससी में, कि एक क्लास एक पंक्ति में राम का स्थान ऊपर से 13वां है, घनश्याम का स्थान नीचे से 14वां है, फिर नीचे से लेकिन इनके बीच इतने पर्सन हैं, ऐसे वाला सवाल जो आता है ना, उसमें भी काम आता है। तो मतलब वो सेम कॉन्सेप्ट ही वही वाला है, एक पंक्ति की बात समझ लीजिए आप। तो लेट्स डिकोड हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू मेमोराइज द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल रैंक। कैसे करेंगे इसको हम लोग, तो इसके लिए सिंपल समझेंगे हम लोग। तो इसके लिए हम यहां जाएंगे, पहले रिवर्स प्लेस वैल्यू है ना, या फिर बैकवर्ड प्लेस वैल्यू। अभी जो हमने प्लेस वैल्यू याद किया क्या है, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब नॉर्मल, नेचुरल अप्रोच जो है। अभी हम बात करने वाले हैं बैकवर्ड प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स, ठीक है ना। उन्हीं लेटर्स की बैकवर्ड प्लेस वैल्यू कैसे याद रखेंगे, उसके लिए बहुत ही सिंपल अप्रोच समझिएगा। जैसे मान लो हमारे पास ये ए है, ठीक है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऐसे करते करते जा रहे हैं हम लोग। ये हमारे पास यू है, ये वी है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। बहुत ध्यान से, हम सबको मालूम है कि ये जो पूरा श्रृंखला दिख रहा है, इसमें ये एक है और ये क्या है, 26वां लेटर है। हम नॉर्मली जब बात करते हैं तो हम लेफ्ट टू राइट ही बात करते हैं, तो ये हमारे पास 26 है, पता है अपने को 26। मतलब अगर हम इसे पढ़ते जाएंगे तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 3 है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 21 है, इसका 22 है, ऐसे है। जाहिर सी बात है, आप सभी ने एक सोशल मीडिया पे देखते होंगे, कई बार काउंटिंग सिखाते हैं, कोई बेवकूफ बनाता है किसी को काउंटिंग करते हो, 10 9 8 7 6 1 2 3 4 5 6 5 11 उंगलियां हो गई हमारे पास। समझ रहे हैं, वो जो 11 उंगलियां दिखाए जाते हैं काउंटिंग करके, वो क्या है, वो यही कॉन्सेप्ट है, 11 फिंगर कॉन्सेप्ट। दिख रहा है कि 10 है, फिर वो 11 साबित कैसे करते हैं, तो द सेम कॉन्सेप्ट है ना। वो कैसे करते हैं समझाता हूं मैं, आप खुद देख लीजिए, प्रैक्टिकली देखिएगा आप। इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 22 है ना, 1 2 3 4 5, 22 और 5 कितना हो गया, 27, जबकि लेटर तो 26 ही थे भाई साहब। ये क्या मजाक चल रहा है, ऐसा क्यों हो जा रहा है, मतलब इसके पीछे का तर्क समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए यहाँ पे। व्हाई इट इज हैपनिंग कि हम दोनों को जोड़ रहे हैं, 27 हो जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि हम एक प्लेस पे हमारे पास एक ही लेटर है, हम इसको लेकिन 2 रैंक दे रहे हैं इसको हम लोग,
इस एलिमेंट को हम 2 रैंक दे रहे हैं, या फिर इसको हम मान लो बोलते हैं इसका प्लेस वैल्यू 6 है राइट एंड राइट से, तो क्या बोल रहे हैं इसको हम 2 प्लेस दे रहे हैं, 2 रैंक दे रहे हैं एक पर्सन को। एक लेटर को हम 2 रैंक दे रहे हैं तो एक बढ़ेगा ना भाई, कुल 26 और 27 हो जाएगा। अगर 28 होता कुल सीरीज, मान लो अल्फाबेटिकल सीरीज में कुल 28 लेटर होते, मान लेते हैं, तो इसको बोलते हैं मगर ये इधर से 22 होता है, इधर से हमारे पास अगर ये क्या हो जाता फिर मान लो 22 होता तो इधर से क्या हो जाता, ये 28 होता मान लो पूरा, तो बोलते 22 और 7 हो जाता है इसका प्लेस वैल्यू। 22 और 7 कितना होता है 29, एक ज्यादा होगा, हमेशा एक ज्यादा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी कॉन्सेप्ट से हम निकालेंगे, जैसे 5 पे नेचुरली 5 पे क्या होता है तो ई होता है। नॉर्मली 5 किसका प्लेस वैल्यू, या फिर आपके पास 4 किसका प्लेस वैल्यू है तो डी का है। नेचुरली हमारे पास 1 किसका प्लेस वैल्यू है तो ए का है, 2 किसका है तो बी का है, 3 किसका है तो सी का है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट बन गया कि ए जेड क्या होते हैं, आपस में अपोजिट लेटर्स होते हैं, या फिर बी वाई क्या होते हैं तो अपोजिट लेटर होते हैं, या फिर सी एक्स क्या होते हैं तो अपोजिट लेटर होते हैं, या फिर डी डब्ल्यू क्या होते हैं अपोजिट लेटर होते हैं, इवन क्या होता है ईवी क्या होता है अपोजिट लेटर होता है। इसी अपोजिट लेटर को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। आपस में जो लेटर्स अपोजिट होते हैं, अपोजिट लेटर्स इज ऑल्सो known as complementary pair। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ये चीज कंफ्यूज कर देगा बच्चे को। वो अपोजिट लेटर का टर्म इस्तेमाल नहीं किया उसने क्या इस्तेमाल कर दिया भैया, उसने इस्तेमाल कर दिया कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, बच्चा फंस गया। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स इन अल्फाबेटिकल सीरीज, अपोजिट लेटर को ही हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट पे वापस से आना है, समझना है सबको, सब ठीक है। बैकवर्ड वैल्यू कैसे याद करें, मैं अभी आ रहा हूं, और भी बैकवर्ड वैल्यू पे बहुत बात करूंगा, मुझे पता है यहां फंसते हैं आप लोग, तो आई विल रिपीट दिस कॉन्सेप्ट, नो डाउट इन दिस, रिलैक्स। ठीक है ना, मतलब एक बात समझ लो, आपको अगर किसी भी लेटर का पहला मतलब प्लेस वैल्यू याद है, जैसे एन का 14 है, तो एन का बैकवर्ड प्लेस वैल्यू क्या होगा। किसी भी लेटर का अगर फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू याद है तो उसमें उतना जोड़ दो जितना जोड़ने में 27 मिल जाए आपको। जैसे मान लो आपके पास Q का प्लेस वैल्यू है 17, तो प्लेस वैल्यू मतलब सिंपल, जब भी बोला जाए सिंपल प्लेस वैल्यू, तो मतलब आप नॉर्मली बोलेंगे फॉरवर्ड प्लेस वैल्यू हमेशा, है ना। Q का प्लेस वैल्यू क्या है तो 17 है। बैकवर्ड प्लेस वैल्यू क्या है तो बोलेंगे ठीक है, इसका बैकवर्ड प्लेस वैल्यू होगा 10 प्लस 10 जोड़ दो, क्योंकि भाई दोनों जोड़ने में 27 मिलना चाहिए। किसी भी लेटर का फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जोड़ने के बाद कुल हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज में जितने 26 लेटर हो तो उससे एक अधिक होना चाहिए, 27 होना चाहिए, सिंपल। जैसे मान लो ए का प्लेस वैल्यू क्या है 1 है, इसका बैकवर्ड प्लेस वैल्यू क्या होगा तो 26, क्यों भाई तो 26 प्लस 1 27। बी का प्लेस वैल्यू क्या है तो 2 है, इसका बैकवर्ड प्लेस वैल्यू क्या होगा बी का, तो बोलेंगे भाई साहब इसका हो जाएगा 25, बोलेंगे कैसे 25 2 27। ठीक है, अब मुझे अभी भी कुछ सवाल उठते हुए दिख रहे हैं, सर Y27, आपको गणित नहीं आती क्या, बकलोल टाइप बात कर रहे हैं आप यार, बस 27 बोल रहे हैं आप, दुष्ट इंसान, इधर आओ, इधर आओ। मान लो तुम यहां खड़े हो गए, बहुत ध्यान समझना, तुम यहां खड़े हो, मतलब दिस इज यू, दिस इज यू, आप कौन है तो आप ये हैं, ठीक है, ये आप हैं। यहां पे बैठा हुआ है चिंटू, यहां बैठा हुआ है मोटू, यहां बैठा हुआ है पतलू, ऐसे 3-4 लोग बैठ गए हैं अपने, खड़े हैं जो भी हैं, ठीक है ना। ये कौन है चिंटू है, ये कौन है मोटू है, ये कौन है पतलू है। आप रिलेट कर चुके होंगे मोटू कौन है पतलू कौन है, ठीक है, वेरी नाइस। तो ये 4 लोग ऐसे खड़े हैं, लेफ्ट से जब काउंट करना, 4 ही लोग खड़े हैं ना भाई, हाँ ठीक है। इसका मान लो रैंक 1 है, 2 है, ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे है। हम बोलेंगे इसका जो रैंक है वो इधर से कितना है तो बोलेंगे दूसरा है। इस पर्सन का हमने अब 2 रैंक कंसिडर कर लिया, इसी पर्सन का कि भाई लेफ्ट से तुम थर्ड हो, राइट से तुम सेकंड हो, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 27, मतलब सॉरी 27 बोल रहे हैं, दोनों जोड़ेंगे कितना हो रहा है भाई 5 हो रहा है, 3 2 5, जबकि लोगों की संख्या कितनी थी 4 ही थी। तो हमेशा जब एक ही पर्सन का 2 हम प्लेस वैल्यू देंगे, 2 रैंक देंगे उसको हम लोग, जबकि पर्सन तो एक ही है तो एक ही रैंक होना चाहिए ना उसका, जब 2 रैंक देंगे तो एक संख्या बढ़ जाएगा ना भाई कुल में से, बस दैट इज द पॉइंट। ठीक है ना, तो इस कॉन्सेप्ट पे पूरा एक चैप्टर है भैया, ऑर्डर रैंकिंग, जैसे सेम पूछा जाता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग। अभी क्लियर है सभी का कॉन्सेप्ट ये वाला, क्यों एक प्लेस वैल्यू यहां 27 पे क्यों बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि भैया एक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एक ही लेटर का आप 2 रैंक बोल रहे हैं, फॉरवर्ड भी बोल रहे हैं उसको, बैकवर्ड दे रहे हैं, 2 नंबर दे रहे हैं उसको आप, तो एक बढ़ जाएगा कुल मिला के, दैट इज द पॉइंट। तो आपको ऐसे ही याद रहना चाहिए, मतलब आपको बैकवर्ड वैल्यू के लिए बहुत कुछ 3-5 नहीं करना, फॉरवर्ड याद है मतलब बैकवर्ड याद है आपको। अगर फॉरवर्ड किसका मान लो भाई बोला गया ई का प्लेस वैल्यू क्या है 5, बैकवर्ड 22,
खत्म। कैसे बोल रहे हो तुम, पागल वागल हो क्या? हमने हाँ पागल ही मान लो, हमें ई का पता है भैया 5 है उसका प्लेस वैल्यू नॉर्मल। बैकवर्ड कितना हुआ? तो भाई 22 जोड़ देंगे, 27 होना चाहिए, 27 होना चाहिए अल्टीमेटली दोनों जोड़ने के बाद, उसी का बैकवर्ड वैल्यू मतलब निकल देंगे वहां से, 5 और 22 27, खत्म। अभी क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? एकदम क्लियर है? सब लोग क्लियर हैं? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, तो अगर बैकवर्ड प्लेस वैल्यू पता है आपको, तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट और भी है जो हमें पता होनी चाहिए, और वो एक स्टोरी टाइप है, एक स्टोरी है जो आपको अपोजिट लेटर्स को याद कराएगा। स्टोरी, ठीक है ना? कैसा स्टोरी है? आजाद, ठीक है ना? बॉय क्रैक्स ड्यू इवन फुल, ठीक है ना? ठीक है, वेयर ऑन जीटी रोड, ठीक है ना? ठीक है ना? देन क्रॉस हाई स्पीड इंडियन रेलवे, met a jungle queen of कानपुर, ठीक है ना? So he was a man and नहीं, इससे पहले हम डालेंगे, पहले met a jungle queen of कानपुर, fell in love, है ना? love, ठीक है? he was a man, ऐसा, ठीक है ना? कमला पसंद, बस यही चीज बर्बाद कर रहा है लोगों को। टू बी सरकास्टिक ऑलवेज इज अ वेरी बैड थिंग यार, नॉट ऑलवेज, ठीक है, इट्स ओके, चलेगा, बट नॉट ऑलवेज। यू नीड टू बी सरकास्टिक, यू नीड टू बी इन दैट वे, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है ना? क्या मुझे नहीं पता कि हम जब कानपुर लिखेंगे तो मेरे बैकग्राउंड में कमेंट में चल रहा होगा? बिल्कुल पता था, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है ना? चलिए, अब यहां पे हम कैसे याद रखें? इसे AZ कैपिटल वाला जो भी, BY CX DW EV FU GT HS IR JQ KP LO MN, खत्म। ये सारे आपस में अपोजिट लेटर हो गए, या कह लीजिए आप यहां पर, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कह लीजिए आप इसे, है ना? स्टोरी फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स या अपोजिट लेटर्स कह लीजिए आप इसे, स्टोरी फॉर opposite letters, and opposite letters is similar to the complementary pair। कल को टर्म कहीं मिल जाए, complementary pair, you will find it, ठीक है ना? चलो, तो लेटर का सारा कहानी क्लियर है, अब कोई नहीं फंसेगा, ठीक है? कोई नहीं फंसेगा इस कॉन्सेप्ट में। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है वो भी पता है आपको, जबकि आप जानते हैं। दिक्कत क्या है पता है कि अपोजिट लेटर का आइडिया वो है, लेकिन पता नहीं किसी को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं, बस यहां फंस जाते हैं आप। सो प्लीज, वेरी सिंपल नाउ, आई होप, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, क्लियर। ऋतिक भट्ट, मैं, अच्छा ऋतिक कह रहे हैं मैं लीव कर रहा हूं सर, मुझे आप नहीं रिप्लाई कर रहे हैं। एक बात बताइए, सिंपल, आप यहां खड़े हो जाइए। इट इज नॉट लाइक आप ये नहीं कर पाएंगे हर बात पे रिप्लाई। जैसे मुझे लगा कि कहीं पर रिपीट करना, मैं पूरा कॉन्सेप्ट रिपीट किया ना, फिर
ठीक है ना। तो अब मान लो उसके बाद ही फंसा, फिर आप बोले फिर एक और रिपीट कर दो, तो आप खुद बहुत ज्यादा स्लो नहीं कर सकते यार। आप रिकॉर्डिंग आपके पास फैसिलिटी है, आप जो भी डिस्कशन सुन रहे हैं इस बात को पूरा सुन सकते हैं वापस से। तो जस्ट नोट डाउन द टाइम, आप आराम से रिपीट डिस्कशन वापस सुन लीजिए, वहां से टाइम बचा लीजिएगा। जितना टाइम में लग रहा है कि हाँ इस टाइम में मुझे डाउट है, अभी फिर से एक बार देखना है, मैं कितना शांतिपूर्वक समझा रहा हूं पता है, मुझे पता है। मैं पहले ही कह दिया हूं क्लास अगर एक्सटेंड होगा तो एक्सटेंड होगा, कि मुझे पूरी बातें डिस्कस करनी है अपनी आज की। सो रिलैक्स, हैव पेशेंस, प्राइमरली पेशेंस जरूरी है, मैं बार बार कहता हूं ये चीज, ठीक है। ओके चलिए, सो आई थिंक लेटर्स को लेके हमने बहुत सी बातें कर ली हैं। लेटर का प्लेस वैल्यू याद है आपको, अपोजिट लेटर याद है आपको, उसके अपोजिट प्लेस वैल्यू भी याद ही है आपको। अपोजिट प्लेस वैल्यू याद है ना आपको, अब क्योंकि आपको प्लेस वैल्यू फॉरवर्ड पता है तो बैकवर्ड पता ही है। मान लो बोला गया बताओ कि m का प्लेस वैल्यू क्या होगा बैकवर्ड, तो m का प्लेस वैल्यू क्या होता है 13 होता है फॉरवर्ड, 13 और 14 क्या होता है 27, 14 हो जाएगा सर बैकवर्ड, खत्म। या सर बताइए ना, ये बताइए कि भाई एस का क्या होगा उल्टा, तो मतलब एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है 19, अच्छा 19 और कितना जोड़ेंगे तो भाई 8, 8 सर 8 होता है उसका प्लेस वैल्यू बैकवर्ड, ठीक है। या फिर उसका अपोजिट लेटर अगर याद करना हो तो उसी से याद कर सकते हैं, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। मान लो आपसे कहा गया कि भैया v का या फिर चलो w का अपोजिट लेटर क्या होता है, w का प्लेस वैल्यू याद है ना आपको 23, 23 और 4 कितना होता है 27, 27 मतलब 4 मतलब क्या होता है d, उसका d होता है। अदरवाइज आपके पास ड्यू वाला कंडीशन भी याद है आपको, ड्यू मल्टीपल अप्रोचेस सिखा दिए गए आपको, तो आई डोंट थिंक आपको कोई समस्या इसमें होने वाली है, ठीक है ना। सो आफ्टर दिस वी शुड टॉक अबाउट डायरेक्शन। नाउ दिशाओं को लेकर बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों में, और ये दिशा दो जगह काम आएंगी आपको। एक आपके डायरेक्शन चैप्टर इटसेल्फ में, डायरेक्शन को लेकर मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए डायरेक्शन का मतलब क्या है, और दूसरा एक सिटिंग एलिमेंट चैप्टर हमारे यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही वास्ट चैप्टर, बड़ा बढ़िया चैप्टर, इंटेंस चैप्टर है एकदम, वहां पे काम आएगा। सो डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग, दिशा कॉमन चीजें हैं, वो हर कॉमन बात पे हम सोच रहे हैं चर्चा हो जाए, जिसकी हम बारे में बात करेंगे आगे चल के भी, तो जो बाद में हमें यूज आएगा। रिवर्स समझा दीजिए एक बार, रिवर्स का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है उल्टा, बैकवर्ड, रिवर्स है ना। रिवर्स का मतलब क्या है यहां समझाता हूं। रिवर्स लेफ्ट टू राइट किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट या फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रीडिंग एनीथिंग। राइट टू लेफ्ट का मतलब होता है रिवर्स, सिंपल। रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट। तो जब बोला गया अल्फाबेटिकल सीरीज तो आपने लिखा ए टू जेड, रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज तो ये राइट टू लेफ्ट, आप इसी बात को लिखना शुरू कर दिए, इसी बात को ना राइट टू लेफ्ट ऐसे कर दिया बस, ठीक है। ओके ओके क्लियर एवरीवन, ओके ठीक है। सो यहां पे इसको स्टोरी टाइप से आप लिख सकते हैं, वैसे मैं स्टोरी नहीं लिखा हूं, यहां पे स्टोरी लिख देता हूं आपके लिए। आजाद अ बॉय क्रैक्स ड्यू, क्रैक्स मतलब यहां पे स्पेलिंग तो क्रैक्स है लेकिन उसको तोड़ने वाला क्रैक की तरह समझना है। क्रैक्स ड्यू, विच ड्यू, माउंटेन ड्यू, क्रैक्स ड्यू कैसा, बोलता है इवन फुल, भरा हुआ एकदम, कहां तोड़ दिया। सो आजाद अ बॉय क्रैक्स ड्यू इवन फुल ऑन जीटी रोड, ग्रैंड टंक रोड पे उसने तोड़ दिया पटक के, ठीक है ना। देन ही क्रॉस्ड a high speed Indian railway, then met a jungle queen of Kanpur, fell in love and he was a man, खत्म। कुछ भी ऐसे बना दिया स्टोरी, अपने हिसाब से भी आप इसको कहानी बना सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि यही कहानी, मतलब एक कहानी से बनाएगा कि कल को आप भूल रहे हो कहीं तो कुछ याद आ जाए, ठीक है ना। ठीक है क्लियर, ओके ठीक है चलिए। ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग दैट इज डायरेक्शन। लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्शन, दिशाओं के बारे में क्या जानकारी होनी चाहिए। ओके सो ठीक है चले, हाँ हैव पेशेंस प्लीज, हैव पेशेंस, प्यार से मोहब्बत से नजाकत से सीखेंगे यार। हड़बड़ी में जो रहा है वो सबसे लंबा जर्नी किया है, जो
प्रॉपरली एक नॉर्मल स्पीड में मूव किया है, वो बहुत ही कंसिस्टेंटली मूव किया है, वो सबसे फास्टेस्ट वे होता है वहीं पहुंचने का, ठीक है ना। सो इसीलिए आप देखिए कभी भी तो एवरेज स्पीड को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। किसको? एवरेज स्पीड। कभी देखा, ऑब्जर्व किया लाइफ में कभी एवरेज स्पीड को की इंपॉर्टेंस दिया जाता है? क्योंकि आप बहुत तेज चलाए, कभी बहुत स्लो गए, एवरेज स्पीड क्या थी आपकी, है ना। जो आपका गूगल मैप काम करता है वो आपके बहुत ही पीक पे जब चलाते हैं आप, मतलब गाड़ी या बाइक जो भी चला रहे हैं आप, उस पे या फिर कभी जाम में फंस गए, उस पर नहीं बात करता है, वो एवरेज स्पीड से आपको मैप डिजाइन करके देता है, भाई आप इतने टाइम में यहां पहुंचेंगे, पूरा एल्गोरिदम उस पर चलता है। तो लाइफ में भी प्लीज एवरेज स्पीड अपना अच्छा रखिए। सो अबाउट डायरेक्शंस वी नीड टू जस्ट टॉक अबाउट दिस थिंग। डायरेक्शन का मतलब असल तौर पे क्या है? डायरेक्शन का मतलब असल तौर पे आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं है, मतलब है लेकिन हमारा फोकस उस बात पे नहीं है बहुत ज्यादा। दैट इज एक्चुअली द आउटकम इन रीजनिंग या एनीवेयर इन द वर्ल्ड। डायरेक्शन को हम अगर क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो डायरेक्शन का सीधा मतलब हमारे लाइफ में होता है कि हम लेफ्ट राइट के जजमेंट में कितने क्लियर हैं। हम जितना अधिक क्लियर होंगे हर सिचुएशन में लेफ्ट राइट के जजमेंट में, उतना अच्छे से हम डायरेक्शन को समझते हैं, अपने डायरेक्शन चैप्टर के लिए भी और सिटिंग एलिमेंट चैप्टर के लिए भी, या कहीं और इस्तेमाल हो रहा है वहां पर भी, ठीक है ना। किसी भी सिचुएशन कहने का मतलब क्या है? किसी भी सिचुएशन कहने का मतलब ये है जब हम एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं, हम इसे बोलते हैं नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब क्या होता है? तो ऊपर का एरो हमेशा नॉर्थ दिखाएगा, राइट साइड का एरो हमेशा क्या दिखाएगा? राइट कह लीजिए आप इसे, या फिर ईस्ट कह लीजिए आप इसे। ईस्ट का मतलब हमेशा राइट हैंड साइड बोल दीजिए आप इसे, राइट, ठीक है ना। नॉर्थ का मतलब क्या हो गया? अपवर्ड, ऊपर की तरफ, हिंदी वाले बच्चे, ठीक है ना। डाउनवर्ड, साउथ का मतलब क्या हो जाएगा? साउथ, इसका मतलब क्या हो गया? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। जब भी एरो होगा तो वो साउथ दर्शाएगा, ठीक है ना। बायां मतलब क्या हो गया? वेस्ट, वेस्ट मतलब क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। असल तौर पे हमें किसी भी सिचुएशन में, मतलब ऐसे जा रहे हैं तो भी हमें राइट और लेफ्ट का जजमेंट जो होना चाहिए उसमें क्लियर होना चाहिए। दैट इज द रियल रिक्वायरमेंट ऑफ डायरेक्शन। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है ना। सो डायरेक्शन का असली मतलब क्या है? टू generate the ability, या जनरेट छोड़िए, हैव द एबिलिटी। मेरा जो डिमांड है, मतलब मैं जितना समझता हूं सब्जेक्ट को, हैव द एबिलिटी टू फेच द डायरेक्शन, टू फेच द डायरेक्शन एज लेफ्ट एंड राइट। मतलब आपके लेफ्ट राइट की जजमेंट में आप जितने जितने ल्यूसिड रहेंगे, आप जितने आप कंफर्टेबल रहेंगे, आसानी से कर पाएंगे, उतना ही आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ पाएंगे, ठीक है ना। मैं समझाता हूं कैसे क्या होगा, इसको कैसे जजमेंट करना चाहिए असल तौर पे, बिकॉज ये सब ऐसी बेसिक नेसेसिटी है ना पूरी रीजनिंग की, जहां पे आप फिसल जाते हैं यार, आप स्लो हो जाते हैं, क्योंकि आपका बेसिक हिला हुआ है, आप जजमेंट में ही स्लो हो गए हैं। आप बार बार हौच पौच हो जा रहा है कि यार जब ये ऐसे दिख रहा है और ये ऐसे दिख रहा है, मैं क्या करूं, ये फिर ऐसे दिख रहा है यार, ये फिर ऐसे दिख रहा है, क्या करूं मैं? अरे क्यों भैया, क्यों थक रहे हो? इधर आओ, बहुत ध्यान से। इस सिचुएशन में कभी भी एक चीज मत करना कभी लाइफ में, जो पहले के लोग किया करते थे वो उस वक्त के लिए हिसाब से सही था। क्या करते थे पहले के लोग? पहले के लोग समझाते थे बच्चों को कि भैया देखो ऐसा है कि मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम मूव कर रहे हो, समझ रहे हो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या हो गया? ऐसे ऐसे आप ऐसे मूव कर रहे हो तो उसका मतलब हो जाएगा लेफ्ट। आप ऐसे मूव कर रहे हो तो उसका मतलब हो जाएगा राइट। ये सब अप्रोच जो है बहुत ही वाहियात अप्रोच है आज के जमाने के हिसाब से, क्योंकि अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा चल रही है दुनिया में, हर जगह इंटरनेट है, हर जगह सब कुछ है, और वो आराम से मतलब चीजों को कुछ ना कुछ हल्का हल्का ट्वीक कर रहे होते हैं, मतलब ट्वीक नहीं कहेंगे वैसे, हम कहेंगे हल्का हल्का कुछ ना कुछ बढ़ा रहे होते हैं चीजों को ऊपर की तरफ। तो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करते हैं आज। जैसे अपने अगर हम सिटिंग एलिमेंट की बात करें बैंकिंग के सिलेबस में, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको मिक्स डायरेक्शन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए आज के सवाल में, हर जगह प्रीलिम्स से लेके मेंस में हर जगह मिक्स डायरेक्शन। अब वहां पे आपका आप बोलते सर मेरे को सॉल्व तो हो जाता है, टाइम लग जाता है। अरे भाई उस टाइम का रीजन यही है, बेसिक चीज, कि तुम वहां पे जजमेंट, हर सिचुएशन में जजमेंट को लेकर कंफर्म नहीं हो। तुम हर बार हर एक सिचुएशन के समय आप 2 पल एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो बाकी लोगों से, 2 पल, मान लो 2 सेकंड आप खर्च कर रहे हो एक्स्ट्रा। आपको 8 जगह सर्च करना है, मतलब आपको जजमेंट करना है, या फिर 15 जगह करना है जजमेंट, अगर एक ही सवाल में आपको प्रोजेक्शन भी लेके चल रहे होंगे आप लोग, तो सोचिए 15-20 बार आप क्या कर रहे हैं, 2-2 सेकंड खर्च कर रहे हैं एक्स्ट्रा। 15 इंटू 2 कर लीजिए, कितना हो गया? 15 जगह करना पड़ रहा है जजमेंट आपको, मान लो 16 जगह करना पड़ रहा है, आप 2-2 सेकंड लीजिए, आपको 30 सेकंड ऐसे खर्च हो गया आपका एक्स्ट्रा। हिसाब बता रहा हूं भाई साहब, ऐसा होता है, आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा ही हो रहा होता है। और फिर आप सोच रहे होते हैं स्पीड कहां से आएगी, अरे कैसे आएगी स्पीड यार, जब समझा रहे थे कि डायरेक्शन इतना इंपॉर्टेंट चीज तब तो समझे नहीं तुम, उस वजह से दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। ओके ओके
सो लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ। कैसे जज करते हैं डायरेक्शन को? असल तौर पे अपने लाइफ में जैसे करते हैं, अपने नॉर्मल लाइफ में जैसे करते हैं। जज करते हैं वैसे ही करना है। एकदम सिंपल है, कोई 3-5 नहीं कि मैं ऐसे करूंगा, मैं ये तंत्र लगा दूंगा, कुछ नहीं करना। फलाना हैंड मेथड, फलाना ये मेथड, वो मेथड, कुछ काम नहीं आएगा, सब फंसा के चला जाएगा आपको। सो टू फेस द डायरेक्शंस एज लेफ्ट एंड राइट, यू नीड टू अज्यूम योरसेल्फ। बहुत सिंपल अप्रोच है। क्या करते हैं आप नॉर्मल लाइफ में भाई? आप खुद को अज्यूम करते हैं उस जगह पे, है ना। भैया वो जाना है पत्रिका चौराहे पे, कैसे पहुंचेंगे? अरे भैया यहां जाना, सिविल लाइन से यहां से तुम लेफ्ट लेना और उसके बाद एक राइट लेना, पहुंच जाओगे। भैया गांधी मैदान जाना है, पटना से आप बिलोंग करते हैं मान लो, गांधी मैदान जाना है, कैसे पहुंचेंगे? कुछ मत करना भाई, फ्रेजर रोड से जाना, एक हल्का सा लेफ्ट मिलेगा, गोल चक्कर आएगा, फिर वहां से राइट ले लेना, पहुंच गए। तो ये वहां पे कौन होता है बताने के लिए आपको? क्या वहां पे बोर्ड लगा होता है बार बार लेफ्ट राइट? नहीं, आप खुद कर रहे होते हो, ठीक है ना। खुद को वहां पे आप अज्यूम करते हो, अच्छा ठीक है मैं यहां गया, अच्छा लेफ्ट बोला गया था, लेफ्ट घूम गए, अच्छा एक राइट बोला गया था, फिर राइट घूम गए। तो खुद को ही अज्यूम करते हो। दैट सेम थिंग यू नीड टू डू हियर। खुद को वहां लेके चले जाओ, ठीक है ना। खुद को लेके चले जाओ। मैं लखनऊ की बात कर लूं, भैया हजरतगंज चौराहा कहे जाएंगे, मुझे हजरतगंज में वो जो है ना, वो वहां पे मुझे रबड़ी और जलेबी खानी है। कहाँ है वो, कौन सा दुकान है, बड़ा अच्छा शॉप है वो, तो वहां पे मुझे रबड़ी और इमरती और, हाँ इमरती और वो खाना है मुझे, रबड़ी। कैसे होगा? तो हजरतगंज चले जाइए। तो कहाँ कहे जाएंगे? तो यहां से चले जाइए। तो वट एवर वी डू इन लाइफ, लाइक हम प्रैक्टिकली क्यों नहीं चलते हैं लाइफ में? हम हर जगह फॉर्मूला या कोई तंत्र मंत्र क्यों लगाने लगते हैं? जस्ट डू इट, बिकॉज वो ऑटोमेटेड आपका लाइफ में प्रैक्टिकली आप वही कर रहे हो, रिवीजन ऑटोमेटिक चल रहा है, कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, चलो। अपने नॉर्मल लाइफ में जैसे जज करते हैं वैसे ही करेंगे। मतलब क्या हो गया? अज्यूम योरसेल्फ, खुद को अज्यूम कीजिए। उदाहरण स्वरूप समझाता हूं मैं आपको। उदाहरण क्या मतलब है इसका? उदाहरण समझाता हूं मैं आपको। एक डुप्लीकेट ले लेते हैं और प्लीज इसको हटा दीजिए, एक और ले लेते हैं, आवश्यकता पड़ी तो। जैसे कि वी आर अबाउट टू, आप उज्जैन कब आए थे? अभी जब इंदौर गया था ना, तभी उज्जैन चला गया था, बगल में ही है ना, तो चले गए महादेव से मिलने। तो डायरेक्शन के बारे में बहुत सिंपल भाषा है। अच्छा, इसमें एक और टर्मिनोलॉजी मैं आपको डिस्कस कर ही लेता हूं। जैसे एक टर्म बोलते हैं हम यहाँ पे, हॉरिजेंटल डायरेक्शन। वैसे इसमें हम नहीं जाएंगे अभी, छोड़िए हटाइए, इस पे हम बाद में जाएंगे, कभी जब डायरेक्शन पढ़ेंगे तब जाएंगे, उतना डीप नहीं घुसना है अपने को, फिर जजमेंट सीखना है। असल तौर पे मैं चाहता हूं क्या, आप खुद को अज्यूम कीजिए। जैसे मान लो कि आप ऐसे जा रहे हो, तो इट इज वेरी सिंपल टू से कि ये राइट है और ये लेफ्ट है। खुद को, अपने इस गर्दन को ना, यहां यही आपका गर्दन है, मतलब बस खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है ना। आलू डालेंगे सोना निकलेगा तुरंत से, भन्न से एकदम, ठीक है ना। आप ऐसे जा रहे हैं, आपको जज करना राइट लेफ्ट, ऑफ कोर्स वेरी इजी टू से कि ये राइट ये लेफ्ट है। अपना गर्दन इसको मान लीजिए, बस आप विजुअलाइज इट, जस्ट अज्यूम इट कि योर गर्दन इज देयर, खत्म, ठीक है ना। आप इधर जा रहे हैं, ऐसे टेढ़ा जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इजी, इट्स वेरी इजी कि आप खुद की यहां समझ रहे हैं कि भाई ये राइट है और ये लेफ्ट है, खुद को बस यहां ट्रीट कर लीजिए, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। ठीक है, आप ऐसे जा रहे हैं, इट इज वेरी इजी टू से कि ये राइट लेफ्ट है। बट एक समय होता है, बार बार बच्चों को याद दिलाता हूं, प्लीज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना इस बात को लेकर। ये नहीं कि टफ, जैसे कोई चीज हल्की सी भी अगर मान लो, इसमें हमारे पास 8 सिचुएशन बन सकते हैं जहां पे आपको जज करना पड़ सकता है, लेकिन अगर एक उस 8 में से 7 बहुत कंफर्टेबल है, एक टफ अगर आपके लिए बन रहा है, उस टफ वाले को पकड़ो, बिकॉज वही कॉम्पिटिशन का क्षेत्र है, बिकॉज वहीं पे लोग फंसते हैं, वहीं पे लोग स्लो हो रहे हैं। कहां पे? जब एरो साउथ की डायरेक्शन में होता है, डाउनवर्ड एरो होता है, तो इट इज अबिट स्लो करता है आपको वो चीज। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपका साउथ डायरेक्शन है। आपको रिलेट ऐसे करना है, नॉर्थ के रिवर्स में साउथ है, दैट मींस जो राइट हैंड हमारा है वो लेफ्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट हैंड हमारा है वो राइट हो जाएगा, खत्म। इस बात को लेकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बड़ा मजा आएगा, वेरी इजी। लेकिन आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, मास्टर बोला है ना। अरे मास्टर पागल आदमी है, समझे विनोद? अरे विनोद इधर आओ, मास्टर तो बोलता है, मास्टर काम ही क्या है? यही काम है मास्टर का, इस पे बोल रहा है कि जोर दे रहा है थोड़ा सा साउथ के समय, हर क्लास लिख लिख के बार बार ऐसे ड्रॉ करके एरो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। तो हम क्यों करेंगे?
मास्टर, हम लोग ओवर स्मार्ट लोग हैं यार, सर स्मार्ट होंगे, हम तो ओवर स्मार्ट हैं, हम क्यों करेंगे, बस पागल आदमी, बस बुर्बक, हम नहीं करेंगे। जबकि मैं आपको समझा रहा हूं, कर लेना, बहुत जगह काम आएगा। डायरेक्शन डिस्टेंस चैप्टर में काम आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में काम आएगा, बहुत काम आएगा प्लीज, और अल्टीमेटली सिलेक्शन तक काम आएगा। तो आपको नहीं पता होता कि कौन सी बिंदु है जिसकी वजह से हम फंस रहे हैं। कई बार एनालिसिस सबको सपोर्ट नहीं करता है ना, क्योंकि आप नहीं डिकोड कर पाते, व्हाट इज द रीजन आई एम नॉट गेटिंग द मार्क्स बियॉन्ड दिस, लाइक हम जस्ट इसी नंबर के आसपास बार बार फंस जा रहे हैं, क्यों? ऐसी बारीक बारीक कमियां हो जाती हैं जो पता नहीं चलती, लेकिन कमी है। ठीक है, सो प्लीज, ठीक है। चलिए, हाँ, सो दिस वाज अबाउट डायरेक्शन, इतनी ही बातें करनी डायरेक्शन में। अच्छा, मुझे एक बच्चे की तरफ से एक इनपुट आया है, मुझे लगता है वो बात कर लेनी चाहिए मुझे। मैंने डायरेक्शन अल्फाबेट वाले कंडीशन में एक और चीज मुझे डिस्कस करना चाहिए, आई विल डिस्कस दैट थिंग एंड देन हम मूव करेंगे आगे। ठीक है, क्या मूव करेंगे हम लोग, क्या सीखेंगे? एक और चीज है जो हम डिस्कस करेंगे अल्फाबेट में। एक टर्म है जो बहुत काम आता है, बहुत बार आपको मिलेगा आगे चल के। एक है ये चीज, एक सवाल बनता है कि दोज कॉन्सोनेंट, लाइक कॉन्सोनेंट प्लस वन, कॉन्सोनेंट माइनस वन, है ना, कॉन्सोनेंट प्लस वन, ऐसे कौन से कॉन्सोनेंट है जिसे प्लस वन करने पे हमें वोवेल प्राप्त होगा? ये हमारे पास ऑफ कोर्स कॉन्सोनेंट कितने होंगे? 5 ही होंगे। तो 5 दोज कॉन्सोनेंट जिसमें प्लस वन कर लें तो हमें वोवेल प्राप्त हो जाए, उसका नाम क्या है? तो हम बोलेंगे Z, D, H, N और T। प्लीज इसको याद रखिएगा, Z, D, H, N, T, Z, D, H, N, T, बहुत काम आएगा ये चीज। ऐसे कॉन्सोनेंट जिसमें हम अगर उसको हम एक बोलते हैं ना, उसको सक्सीडिंग लेटर में कन्वर्ट कर लें या फिर हम प्लस वन कर लें। सक्सीडिंग लेटर में कन्वर्ट करने मतलब क्या होता है? प्लस वन करना। सक्सीडिंग मतलब क्या होता है? फॉलो कराना। उस पर भी हम आएंगे, जब चैप्टर में घुसेंगे हम लोग तो सक्सीडिंग, प्रोसीडिंग, फॉलोड, इन सब टर्म को सीखेंगे हम लोग। तो वहां पे हम कॉन्सोनेंट प्लस वन करते हैं, और कौन से वॉवल मिलते हैं? तो ये 5 ही वॉवल, इन कॉन्सोनेंट को कन्वर्ट करेंगे तो ऑफकोर्स आपका ए, ई, आई, ओ, यू मिल जाएगा आपको। वैसे ही हमारे पास एक और टर्म होता है, ऐसे वो कॉन्सोनेंट पता कीजिए जिन कॉन्सोनेंट को में -1 कर दें अगर हम लोग, तो हमें वोवेल प्राप्त होता हो। ठीक है ना, इन सब ऐसे चीजें हैं जो एकदम बिल्कुल होना चाहिए जुबान पे आपके। तो इसमें आप याद रखेंगे बी, जे, पी, एफ, वी, ये वो 5 कॉन्स्टेंट हैं जिसको -1 करेंगे आप तो वोवेल प्राप्त होगा आपको। ए, यहां पर आई, यहां पर ओ, यहां पर ई, यहां पर यू, सब मिल जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा प्लीज दोनों, ये भी आपके पास बेसिक्स में आपको मालूम होना चाहिए, बहुत जगह काम आएगा, मल्टीपल जगह काम आएगा ये चीज अगेन। ठीक है, क्लियर है? एवरीवन क्लियर? ठीक है, चलिए, नाउ विल टॉक अबाउट, डायरेक्शन के बारे में बातें हो गई हैं, नाउ विल टॉक अबाउट वर्बल रीजनिंग। नाउ हम लोग वर्बल रीजनिंग को जब समझना चाहते हैं तो क्यों हम यहां पे लिखे हुए हैं अबाउट वर्बल रीजनिंग? क्योंकि हमने बताया आपको कि वर्बल रीजनिंग में हम 4 चैप्टर्स हमारे बैंकिंग के सिलेबस के हम एक नजर से देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अभी से आप क्लियर रहें कि वर्बल रीजनिंग एक ही धागा से पिरोया हुआ है सब कुछ। कैसे? एग्जाम्पल के शुरू समझाता हूं। वो कौन से चैप्टर है हमारे पास वर्बल रीजनिंग में? तो हम यहां कहते हैं ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, puzzles and sitting arrangement। ठीक है, अब ये 4 के 4 चैप्टर के मैं सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने। ठीक है ना, इन 4 चैप्टर्स के 4 सेंटेंस लिख रहा हूं, सिर्फ आप खुद ही रिलेट कर लेंगे। और मैंने भी कुछ पहले एक्सप्लेन भी किया था आपको कि वर्बल रीजनिंग का अर्थात क्या है, जहां पे हमारे पास पैसेज प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। दे विल ऑलवेज प्रोवाइड पैसेजेस टू डिकोड। डिकोड मतलब उसको जो भी प्लॉट में कन्वर्ट करना, डिकोड करना मतलब प्लॉटिंग में कन्वर्ट करना, अलग जो भी डिमांड है उसके हिसाब से। सो जो भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसे हम बोलते हैं वर्बल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट। नाउ आई जस्ट गिव यू द एग्जांपल, एग्जांपल में समझेंगे इस बात को हम लोग। पहला, मैं ब्लड रिलेशन का सेंटेंस लिख रहा हूं, तो मान लो हमारे पास पहला सेंटेंस जो है वो ब्लड रिलेशन का है। ए इज द, बहुत सिंपल, फादर ऑफ बी। डायरेक्शन डिस्टेंस, A is 3 kilometers north of B. Very similar. Third, A is puzzles का sentence. A is
3 places above B. Fourth, A is second to the left of B. आप खुद ही समझ सकते हैं कि इन सबके सेंटेंसेस में कितना सिमिलैरिटी है. A is the father. यहां रिलेशंस, ब्लड रिलेशन है, तो रिलेशन की इंपॉर्टेंट. A is the father of B. A is the, और यहां पे of B कॉमन. A is 3 किलोमीटर नॉर्थ टू डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हटा दीजिए तो A is of B. यहां देखिए आप, A is second to the left, प्लेस और डायरेक्शन छोड़ दीजिए आप, तो भाई A is of B. यहां वही बात है, अबव ग्रामेटिकल यहां गड़बड़ हो जाएगा, अदरवाइज बात वही यहां पर भी है. A is 3 places above B. अब यहां पे ऑफ लगा नहीं सकते ग्रामेटिकल वजह से. ठीक है ना, ठीक है. So I hope you are getting the idea how these verbal reasoning are connected. कैसे ये सब कनेक्टेड है. मैं इसलिए बातें बता रहा हूं आपको, मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट ना एक ही, मतलब उसको अलग ना फील हो, उसको समझ में आए कि ब्लड रिलेशन अगर पढ़ रहे हैं तो हम पैसिवली हम इस पे भी काम कर रहे हैं. हम डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसको नहीं पढ़ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं बैकएंड पे हमारा दिमाग इसके लिए भी काम कर रहा है. हम जब सिटिंग पजल्स पढ़ रहे हैं तो हम इन दोनों के लिए और इसके लिए भी काम कर रहे हैं. हम सिटिंग एलिमेंट पढ़ रहे हैं तो हम तीनों के लिए भी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसिवली. दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. बहुत जरूरी है समझना कि ऐसा होता है, ऐसा ही है. ठीक है ना, क्लियर है. सो दिस वाज द डीप एनालिसिस ऑफ द होल रीजनिंग, लाइक बेसिक्स ऑफ रीजनिंग. हमें इन बातों का अटी जानकारी होना चाहिए, जैसे वर्बल रीजनिंग क्या होता है, या फिर डायरेक्शन के बारे में वो बातें जो मालूम होनी चाहिए, हल्की सी जजमेंट कैसे कर लेते हैं, या फिर लेटर्स के बारे में पूरी जानकारी कि हाँ ये सब बातें पता होनी चाहिए, नंबर्स के बारे में जानकारी होना. तमाम चीजों को हम अगर समझते हैं तो प्लेस वैल्यू कैसे याद करते हैं, या फिर रिवर्स क्या होता है, सब कुछ एक बार मालूम होना चाहिए. तब जाके हम अगर चैप्टर्स में एंटर करेंगे तो आपको, मतलब तभी मैं ये बातें जो बताया हूं आज, मैं जब चैप्टर में ये बातें आएंगे तो भी मैं बता रहा हूँ, शायद मैं आपको समझाऊंगा वहां पर, लेकिन मैं फिर बोलूंगा आपको कि यार बेसिक ऑफ रीजनिंग वाला लेक्चर देख लेना प्लीज एक बार. ठीक है ना. तो आई होप. बाकी इसमें क्या, इसका 3 प्लेसेस का मतलब क्या होगा, गैप ऑफ 2 होगा, क्या होगा, इसमें मत घुसिएगा. अभी मैं आपको सिर्फ इस सेंटेंसेस से ये समझाना चाह रहा हूं, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. आप इनको अलग अलग चैप्टर ट्रीट करते हैं, बट सही मायने में देखें तो आपको इन पूरे चैप्टर्स को एक चैप्टर यहां बोलना चाहिए कि वर्बल रीजनिंग है पूरा पूरा. ब्रॉडली ऑब्जर्व करना. जैसे कि आप कभी ऊपर से आप देखेंगे धरती पे ना अलग लड़ाई चल रहा है कि मेरा 10 मंजिला मकान है, मेरा 2 मंजिला मकान है, मेरा तो एक ही मंजिला मकान है, मेरा तो 15 मंजिला मकान है, मैं तो ये हूं. ऊपर जाके देखेंगे ना तो सारे, सबका हाइट बराबर लगेगा आपको, कि सबका तो छत ही दिख रहा है बस. तो ऊपर उठ के मैं चाहता हूं कि आपको क्लैरिटी रहे कि वर्बल रीजनिंग ही है भैया सब कुछ, तो डरना नहीं है. जो आपके दिमाग में सूडो कॉन्सेप्ट होता है ना कि यार ब्लड रिलेशन बहुत टफ हो जाता है, तो वो डर नहीं होना चाहिए. आई वॉन्ट एवरीवन टू बी लाइक वेरी क्लियर. ठीक है, ठीक है. सो दिस इज हाउ, मतलब इस नजर से, वो गाना है ना कि मेरी नजर तुमको देखूं, तो वही वाली बात है. तो मैं अपनी नजर से चाहता हूं कि आप देखें इन चीजों को जो हमने डिस्कस किया. बाकी ऑफ कोर्स कल हम लोग मिलेंगे डाउट डिस्कशन, या फिर जितने भी आपके समस्या जो भी आपको लग रहा होगा, तो ऑफ कोर्स डिस्कशन चर्चा करेंगे हम लोग कल. और कल के सेशन में भी हम, और भी अभी है सेशन में भी, हम जान ही रहे हैं, रिलैक्स. आई विल टेक योर डाउट्स ऑफ कोर्स. यूट्यूब पे जो बच्चे मुझे देख रहे हैं, जो बच्चे मुझे यहाँ एप्लीकेशन में देख रहे हैं, और यूट्यूब वाले बच्चे, शायद आपके लिए आज लास्ट डेमो क्लास होगी. अब यूट्यूब पे क्लास नहीं होंगी, और मैं अभी डाउट लूंगा आप सभी का भी, सो रिलैक्स. ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है. सो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले बता दूं मैं किस बारे में सबसे पहले बात करने वाला हूं, मतलब जिसके बारे में काफी क्वेरीज मेरे पास आई हैं. यहाँ पे हाँ. और सभी लोग, बाकी लोग भी प्लीज पेशेंसली सुनिएगा इस बात को, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास भी कुछ बातें इसमें से निकल के आ जाए. अब जो भी लोग वैसे लोग हैं, जैसे हाउ टू प्रिपेयर
फॉर बैंक एग्जाम्स 2026। ठीक है ना, ये सवाल है, किसके लिए सवाल है? फॉर वर्किंग कैंडिडेट्स जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। ठीक है ना, वर्किंग कैंडिडेट्स। ठीक है, देखिए एफिशिएंसी को आप समझते होंगे। ठीक है, बहुत ध्यान सुन लीजिएगा। एफिशिएंसी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। कई लोग 5 घंटे पढ़ के उतना आउटपुट निकाल लेते हैं जितना शायद कोई 7 घंटे पढ़ के निकालता हो, कोई 8 घंटे पढ़ के निकालता हो। एफिशिएंसी की बात है। तो मैं ऐसा कंसिडर करता हूं कि जो लोग बैंक वर्किंग कैंडिडेट हैं, जो बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या वर्किंग कैंडिडेट की मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं यहाँ मैं बात कर रहा हूं जो लोग हाउस मेकर हैं, मतलब जो घर में, मतलब या फिर कोई ऐसी फीमेल कैंडिडेट जिनको घर भी संभालना पड़ता है, बिकॉज है ऐसा कोई ऐसा लड़का जिसको अपने पिताजी के साथ, अभी वर्किंग नहीं है उस तरह से, लेकिन पिताजी के साथ दुकान पे काम, मतलब कहीं काम, शॉप संभालना पड़ता है। बिकॉज ऑफकोर्स मैं जानता हूं कि हर सिचुएशन में अलग अलग सिचुएशन सबकी लाइफ का है। तो मैं यहां से इस वर्किंग कैंडिडेट वर्ड लिखने का मतलब मेरा यहाँ पे साफ है, जिनके पास कुछ और भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जहां पे उनकी जो 24 घंटा है उसमें से एक अच्छा सा वक्त जिनका चला जाता है कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में, उन सब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, उन सबको कैसे मैनेज करना चाहिए, प्लीज सुन लीजिएगा ध्यान से बातों को। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे काम करता है, मतलब तो पहली बात तो मैं समझता हूं कि जो भी लोग अपने रेगुलर काम, जो अपना रेगुलर जो जीवन है उसमें से कहीं ना कहीं वो वक्त खर्च कर रहे हैं, तो उनका एफिशिएंसी थोड़ा ज्यादा होगा, वो थोड़ा ज्यादा मैच्योर होंगे। जैसे एग्जांपल, कोई बच्चा है जो अभी पिताजी का, उनका कपड़े का दुकान है, वो 3-4 घंटे खर्च करते हैं वहां पे, एक समय होता है जब पिताजी जाते हैं और वो दुकान संभालते हैं, तो ऑफकोर्स ही विल बी अ बिट मैच्योर। या फिर कोई जॉब कर रहा है किसी जगह पे, किसी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा मैच्योर होगा। मैं ये कंसिडर करता हूं, या कोई भी कुछ संभाल रहा है, लीड कर रहा है, कहीं कुछ मतलब कुछ कर रहा है, वो हल्का मैच्योर हो। कोई एक्स सर्विसमैन हो, वो थोड़ा मैच्योर जरूर होंगे। लेकिन हाँ, अब बात होती है कि कैसे मैनेज किया जाए। सो आई विल सजेस्ट, ये तो खैर सभी के लिए सजेशन होगा, नॉट ऑल द क्लासेस शुड बी टेकन लाइव। सब कुछ लाइव नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये बाकी बच्चों के लिए भी, इसलिए बोला था मैं, बाकी लोग भी सुन लेना, है ना, नहीं कि हम इसके बारे में बात करें तो बाकी लोग अपने सुनना है, सुन लेना। होता क्या है, कई बार हम सब कुछ लाइव क्लासेस लेने के चक्कर में हम कुछ चीजें मिस कर जाते हैं, मतलब कि हम खुद की स्टडीज को मिस करते हैं, मतलब सेल्फ स्टडी हमारा गायब हो जाता है। सो आपके अपनी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, जो जॉब वर्किंग लोग हैं, कि आप अपने जॉब पे जाने से पहले, जॉब जब भी आपकी स्टार्ट होती है, आपको सबसे पहली बात तो बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा। हर वो कैंडिडेट जो वर्किंग है, जो हाउस मेकर हैं, या फिर जो फीमेल कैंडिडेट ने घर संभालना है, या फिर जो लड़का इसको दुकान या फिर कुछ भी पापा का बिजनेस संभालना है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट लाइक अ रेगुलर स्टूडेंट जिसके पास पूरे 24 घंटा अपने हिसाब से प्लान कर लेगा। तो आप जो भी वो कर रहे हैं, उस जॉब पे जाने से पहले आपको अपने लाइफ में 3 से 4 घंटे निकाल लेने चाहिए, एटलीस्ट 3 आवर्स। जैसे कि मान लो किसी को 10 बजे ऑफिस जाना होता है, तो 9 बजे तैयार होगा, या फिर 8:30 बजे तैयार होगा, तो उसका एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ होना चाहिए कि वो कुछ भी करके, नो डाउट विंटर का मौसम आ रहा है, फिर भी वो करना पड़ेगा। फिर तो हमें अगर 4 आवर्स आपको टफ लग रहा है, तो मैं कह रहा हूँ चलो 2 to 3 आवर्स, मतलब मुझे पिघलना नहीं चाहिए वैसे तो यहाँ पे, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, 2 to 3 आवर्स आपको देना पड़ेगा। जॉब पे जाने से पहले आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, वाइल ट्रेवल, आपकी जो जर्नी हो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं, बट अगर आप जैसे बस से, ऑटो से ट्रेवल करते हो और आपको आधे घंटे का सफर दिख रहा है, उस आधे घंटे को निचोड़ लेना है। ये जर्नी आपकी है, जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा, उसको भी यूज करना है। कुछ सुन लिया, कुछ अपने ही जो आपने पढ़ा है उसी को आपने क्या किया, उसको वॉइस रिकॉर्ड कर लिया। कुछ भी याद कर रहे हैं, कल को जीए याद कर रहे हैं, कुछ को करंट अफेयर्स, उसी रास्ते में करंट अफेयर्स आप डेली का देखते हैं रिकॉर्डिंग वे में, आपको ऐसे करके स्पीड हल्का बढ़ा के, ऐसा ऐसा कुछ 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 कुछ, ठीक है ना। सो 2 to 3 आवर्स आपको निकालना चाहिए। और जॉब पे आने के बाद, आफ्टर जॉब यू शुड टेक आउट मोर टाइम। लाइक हम ऐसा मान लेते हैं कि आप 7 बजे तक आते हैं, तो 7 से आपको यहाँ पे 3 to 4 आवर्स निकालना चाहिए। ठीक है ना, आफ्टर द जॉब। नो डाउट आप टायर्ड होंगे, लेकिन इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया डिसिप्लिन होना पड़ेगा। दूसरी बात, आपकी अपनी प्लानिंग होनी चाहिए। आपको क्लासेस, आप तो खैर लाइव क्लास देख ही नहीं सकते, बिकॉज आपको लाइव क्लास देखनी भी नहीं चाहिए। जो भी वर्किंग है, अगर निकलता है कोई 1-2 क्लास लाइव देख लीजिए, आप एक क्लास देख लीजिए लाइव, ताकि आपको दिनचर्या मालूम चलता रहे कि हाँ मैं किसी तैयारी में हूं। सारी क्लासेस रिकॉर्डेड भी बहुत खतरनाक है। तो जैसे मान लो 4 सब्जेक्ट है, तो किसी 2 सब्जेक्ट को आप लाइव देखते हैं, 2 को रिकॉर्ड देखते हैं। ये सब पे लागू होती है, सारे बच्चों को बोल रहे हैं ये चीज। अदरवाइज आपके सेल्फ स्टडी और सपोर्ट स्टडी को आप मिक्स करके बर्बाद कर लेंगे। ठीक है ना, तो एटलीस्ट 1 से 2 क्लास ऐसी होनी चाहिए जो आप लाइव ही देखते हैं।
जिससे क्या होता है कि आपका दिमाग पता होता है उसे कि मैं किसी काम पे हूं, फिलहाल मैं किसी मिशन पे हूं, एक दिनचर्या बना हुआ है, डे टू डे लाइफ आपका ऐसे चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके। तो वो दो जो 24 घंटे जिसके पास टाइम है, जो बच्चा रेगुलर स्टूडेंट है, उनके लिए भी बोल रहा हूँ ये चीज कि आप न्यूनतम आपके पास है कि आप 2 देखिए जरूर लाइव, और जो वर्किंग है वो लाइव पे फोकस ना करें, क्योंकि आप जब तक जाएंगे आएंगे आपके पास लाइव क्लास का टाइम नहीं रहेगा, तो आप रिकॉर्डिंग ही देखें पूरा। कभी ऐसा लगता हो कि यार मैं आज इस टाइम में नहीं हूं, तो आप लाइव देख लीजिएगा, ताकि वो आपको बीच बीच में रियलाइजेशन होता रहे कि हाँ भाई मैं किसी प्रिपरेशन में हूं। ठीक है ना? ओके, नाउ अपना आपका प्लानिंग होना चाहिए, अपना खुद का, जो भी वर्किंग लोग हैं उसकी प्लानिंग अपनी होनी चाहिए। अपना खुद को प्लान कीजिए, प्लान योर सेल्फ और योर जर्नी। आपको खुद के जर्नी को खुद प्लान करना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लो आपको सब सारे रिकॉर्डेड देखने हैं, तो आप ये प्लान कर लो कि इस वीकली रिकॉर्ड किस कहां तक मुझे पहुंचना है, और मुझे सिर्फ क्लासेस नहीं देखनी है, क्लासेस तो करनी है, मैं प्रैक्टिस कैसे करने वाला हूं। अब इसमें क्या होगा, जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए समस्या ये होगी कि वो सारे सब्जेक्ट कैरी नहीं कर पाएंगे, ना करना है, मत कीजिएगा सारा कुछ कवर आप लोग सब कुछ, क्योंकि आप क्या कर पाएंगे, आप शुरुआती दिनों में आप क्वांट्स को 2 सब्जेक्ट उठा लीजिए, आप जहां पे कलम चलाना पड़ता है, मान लो क्वांट्स उठा लिया आपने और रीजनिंग उठा लिया, ठीक है ना, इसको उठा लिया आपने, बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, आपने क्वांट्स और रीजनिंग उठा लिया, या फिर ऐसा कर सकते हैं आप एक हफ्ते आपने पूरा क्वांट्स पढ़ा, एक हफ्ते पूरा रीजनिंग पढ़ रहे हैं आप, ऐसा कुछ भी जहां पे आपको वक्त मिल रहा हो। वीकेंड्स का जबरदस्त इस्तेमाल करना होगा, दैट्स व्हाई आई सेड कि भैया आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। वीकेंड्स शुड बी योर द बेस्ट डे। वीकेंड्स पे आप इतना निचोड़ लीजिए आप चीजों को कि आप जीए के लिए या फिर बैंकिंग अवेयरनेस के लिए अपने वीकेंड दे दिया, तो आप एटलीस्ट स्कूल रहेंगे कि मुझे वीकेंड में क्या करना है, अपने आप को प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रखना है और बैंकिंग अवेयरनेस पूरा पढ़ना है। जितना क्लास हो चुका होगा इस हफ्ते में बैंकिंग अवेयरनेस का, वो सब देखूंगा मैं कहां, वीकेंड पे, सीधा एक बार में नोट्स बनाऊंगा। एक बार बैठ गया दोपहर में, भैया संडे को सुबह नाश्ता करके बैठे तो शाम तक क्या कर रहे हैं, सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे हैं, डेडिकेटेड। डू नॉट इन्वॉल्व योरसेल्फ एनीवेयर। आपने रात में बना दिया भैया, रात में ना एक काम करता हूं, मेरा मैथ्स का मैंने प्लान किया था यहां तक होने का, नहीं हो पाया, काम करते हैं संडे को ना हमारा वीकेंड जो रहेगा, शनिवार किसी को मिल रहा है वहां पर भी ये सेम काम कर सकते हैं आप। तो वीकेंड्स को जबरदस्त यूटिलाइज कीजिए, बहुत लोड मत दीजिए, अपनी चैप्टर वाइज प्लानिंग कीजिए कि मुझे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज रीजनिंग में यहां तक यहां खत्म हो रहा है, तो मेरा भी इस डेट तक खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ। क्वांट्स में मुझे लग रहा है कि सर ने स्पीड मैथ्स यहाँ बैच में खत्म हो गया, दक्ष में या जहां भी पढ़ रहे हैं आप, तो आपको या फिर कहीं और भी पढ़कर कुछ भी कर रहे हैं आप, मतलब जहां भी खत्म हो गया तो आपका भी उसके हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए। जिस टीचर को आप कैरी कर रहे हैं, जिसके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, उसके स्टडी प्लान के साथ सिंक कर लीजिए अपने आप को, लेकिन टाइम लेके थोड़ा सा आप, ठीक है ना। रिकॉर्डेड देखना है तो आप टाइम लेके उसको प्लान कर लीजिए सब कुछ। प्रैक्टिस में मैं ऑब्जर्व किया हूं कि जो लोग वर्किंग कैंडिडेट हैं उनके साथ समस्या ये होती है कि वो प्रैक्टिस में चूक जाते हैं। मेरे पास कई इनपुट्स आते हैं, सर मैं क्लास देख लिया था, प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, तो वैसी क्लासेस मत देखिए, फिर देखिए ही मत, क्यों एनर्जी बर्बाद करना है फिर, समझ रहे हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता फिर एनर्जी बर्बाद करने का, इससे बढ़िया मत ही देखिए फिर। तो बेटर ये है कि आप चाहे आप 5 चैप्टर ही पढ़ें, लेकिन उस 5 चैप्टर को ऐसा कर लीजिए कि भैया उस 5 चैप्टर के पूरे प्रैक्टिस करके बर्बाद कर चुके हैं, उस पर आपको मलाल नहीं रहना चाहिए कि इस 5 चैप्टर मेरा हो गया, देख लिया मैंने, लेकिन इस 5 चैप्टर का प्रैक्टिस बाकी है, तो आप छठा चैप्टर नहीं देख पाएंगे ढंग से। ये सेम चीज लागू होती है इस तरीके से कि आपने एक लेक्चर पूरा देख लिया, एक टॉपिक पूरा देख लिया अपने लेक्चर, तो आपका कर्तव्य है कि पहले उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, जितने सवाल हो सकते हैं 5 सवाल धंस दीजिए, तब आगे बढ़िए। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस। नो नीड टू गो फॉर लाइव क्लासेस टू ऑल द स्टूडेंट्स जो कि वर्किंग है या फिर कहीं ना कहीं आपको एक जिम्मेदारी है जिसको निभाना पड़ रहा है, आपको वक्त नहीं है, लेकिन प्लान करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। आई विल ट्राई कि मैं एक जो डीडीटी देता हूं ऐसा कोई प्लानिंग बना सकूं वर्किंग के लिए अलग से, कि द प्लान फॉर 2026 बैंकिंग एस्पिरेंट, बिकॉज हम सबको मालूम है कि, लेकिन वो फिक्स आप उसको हिला सकते हैं, मूव करा सकते हैं उसको। मुझे हम सबको मालूम है कि अगस्त के महीने में एग्जैक्ट परीक्षा होगी शुरुआती दौर में, तो हम अभी से किन चैप्टर्स को रीजनिंग में या मैथ्स में कहां पे कवर कर लेना चाहिए आपको, इस तरह कुछ प्लानिंग आप कर सकें, या फिर मुझे करना हो तो मैं भी कर लूंगा और आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आई विल ट्राई टू मेक इट, बट नॉट बिन हरी कि हाँ सर कल दे दो परसों दे दो, रुक जाओ, आई विल मेक इट, ठीक है। ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए क्या बताएंगे आप? रेगुलर स्टूडेंट के लिए मैं बोलूंगा कि यार अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको भाई सेम बात में 2 लेक्चर्स कम से कम, 2 सब्जेक्ट को आप लाइव लेके चलेंगे, 2 सब्जेक्ट आप रिकॉर्ड लेके चलेंगे, 2 सब्जेक्ट लाइव, 2 सब्जेक्ट रिकॉर्डेड, कंफर्म, उससे अधिक मत कीजिएगा। अगर आप 3 क्लासेस लाइव देखने जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे आप। मैं हर साल देख रहा हूं इस चीज को। समस्या क्या होती है, बच्चा डिसिप्लिन नहीं रह पाता फिर, किस मामले में, प्रैक्टिस के मामले में, क्योंकि वो ओवरलोड हो गया ना, वो फंस गया, वो मतलब उसको सब कुछ। तो आप ऐसा प्लान कर सकते हैं, 2 लेक्चर्स ऐसे उठा लीजिए जो लगातार हो, कॉन्टिन्यूस चल रहे हो, ऐसे 2 लेक्चर जो कॉन्टिन्यूसली टाइप से चल रहे हो, उसको आप लाइव देखते हैं, क्योंकि लाइव ले लिया आपका एक टाइम फ्रेम में आपका 2 लेक्चर हो गया कवर। अब क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस में बैठेंगे। फिर थर्ड जो आपका कहीं पे हुआ होगा लाइव,
उसको आपने रिकॉर्डिंग रात में अपने हिसाब से, अपने कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से देख लिया आपने। या फिर हो सकता है ऐसे बैंकिंग अवेयरनेस है, उसका आपने ऑल्टरनेट डे से प्लान बना लिया भैया आपने, कि भैया मैं हर दूसरे दिन में बैंकिंग अवेयरनेस के 2 लेक्चर देखता हूं, उसका नोट बनाता हूं, ठीक है। या फिर मैं अल्टरनेट डेज में जो लेक्चर हो रहे हैं उसको देख लेता हूं, मतलब मैं जो रेगुलर लेक्चर होते हैं तो वीक के 3 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाले लेक्चर अगर रेगुलर होते हैं बैंक अवेयरनेस के लेक्चर, तब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के लेक्चर में देखता हूं अपने मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे में, और जो उधर के थर्सडे फ्राइडे वाले लेक्चर उसको मैं देखता हूं संडे में। ऐसा कुछ प्लान कीजिए, लेकिन प्लान कीजिए, यू नीड टू जस्ट राइट इट ऑल एंड यू नीड टू डू इट। अपने रास्ते को आसान बनाना चाहते हैं तो प्लानिंग करके चलिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, रफली नहीं हो पाएगा भाई, कुछ भी करके चले जा रहे हैं, ठीक है ना, एकदम नहीं, ठीक है। यार सक्षम दुबे, मुझे नहीं पता अभी इस बारे में, मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। एग्जाम नोटिफिकेशन क्या, अभी एग्जाम नोटिफिकेशन छोड़ दीजिए प्लीज, एग्जाम नोटिफिकेशन अभी बहुत दूर है, आप बस क्लास में रेगुलर रहिएगा, आपको सब कुछ अपने आप मालूम चलता चला जाएगा, ठीक है ना। चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो, इन दिस सेशन, साइनिंग ऑफ एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, ब्लेसिंग्स। जो बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपको इस बैच में रेगुलर आगे बढ़ना है तो ऑफ कोर्स आप इस महापैक के पार्ट अगर हैं तो कुछ नहीं करना, क्लास में रेगुलर आइए एप्लीकेशन पे। कल भी 12:30 बजे मिलेंगे हम लोग, कल सभी बच्चों को बता दूं 12:30 बजे ही आ जाइएगा, क्योंकि मैं इनिशियल स्टेज में ही आपको जूम लिंक दूंगा, तो बिकॉज में फिर फुल हो जाएगा तो फिर मैं नहीं जानता हूँ, तो ध्यान रखिएगा, बिकॉज मेरे पास भी लिमिटेड ही वो रहेगा, जूम का भी अपना एक लिमिट है। और इस बैंक महापैक के अंदर इस बैच को देखते हैं आप, या फिर इस बैच को आप अलग से भी एनरोल कर सकते हैं अगर आप बैंक महापैक नहीं लेना चाहते, जो भी है, मतलब इस बैच की जो फीस है वो लगभग 1100 कुछ रुपए है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं Y188 मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करके, और बाकी सब ठीक है, दैट्स ऑल, बाकी सब चीजें होंगी। और डाउट के बारे में यही है कि शनिवार जैसे कल है तो कल डाउट सेशन होगा जूम पे। और किताबों के बारे में बताइए, ये रैंक फाइल है, बट ऑफ कोर्स सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप रैंक फाइल से भी पहले, सबसे पहला का तो दोनों होना चाहिए पास, लेकिन सबसे पहले तो ये किताब आप ऑर्डर कर लीजिएगा आज ही, अगर आप सभी लोग बैच के साथ चलना चाह रहे हैं, सिंक करना चाह रहे हैं चीजों को, तो यू मस्ट हैव द बुक, और या फिर ये रैंक फाइल, दोनों चीजों को आप अपने पास जरूर रखें। ये नोट्स है, ये आपकी आवश्यकता अनुसार है, आपको लगता है नोट्स चाहिए तो आप इसको इस तरफ जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है, बहुत अच्छे पॉइंट्स, सारे इंपॉर्टेंट टिप्स रखे हुए हैं, और ये हैंड ऐसे वाली है, मतलब छोटी किताब है, हम कभी भी रिवाइज करना हो किताब निकाले रिवाइज कर लिया आपने। तो ये 3 चीजें हैं जो मैं चाहता हूं हमारे चैंपियंस के पास रहें, कभी कोई रेफरेंस दिया मैंने तो आपके पास हो वो चीजें अवेलेबल। सो ये चीजें आपके पास अड्डा 24 उनके एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, आप इसको बुक सेक्शन में जाके देखेंगे, प्रिंटेड बुक या बुक में, इन दोनों चीजों को ई बुक सेक्शन में आपको ये नजर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए भी सेम रेफरल कोड है Y188, जिससे आप मैक्सिमम डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हैं। कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर थोड़ा सा ऑफर कुछ लाइए किताब पे, तो मैं भी टीम को बोल देता हूँ अभी थोड़ा सा 1 घंटे बाद रुक जाइएगा, 1 घंटे का मुझे वक्त दीजिए, अगर आप इतना बोल रहे हैं तो मैं कर सकता हूँ, मैं इसकी प्राइस और इसकी प्राइस दोनों की प्राइस रिवाइज कर देता हूँ, बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द बैच के ओपनिंग के लिए मैं कर लेता हूं ऐसा, क्योंकि आपकी आवश्यकता है, मैं कुछ अगर 20 30 50 रुपए कुछ कम कर सकता हूं कहीं पे भी तो करता हूं। ऑलरेडी बता रहा हूं मैं, इस किताब की जो थिकनेस है ये 850 पेज की किताब है, आप किसी भी बैंकिंग की रीजनिंग किताब उठाइएगा, इतनी हेल्दी इतनी मोटी किताब कोई भी नहीं है, प्रॉपर सब कुछ दिया हुआ है, प्रीलिम्स और मेंस। बस दिक्कत यही है कि हम ये नहीं ध्यान देते कितनी मोटी या कितना कुछ कैरी करता है किताब, लेकिन ऑफ कोर्स प्राइस पे जाते हैं, आप खुद ही पता कर लीजिएगा 850 पेजेस की किताब की जो प्राइसिंग होती है वो कितना खर्च होता है उसको बनाने में, प्रिंट में, सब पेजेस में, सब कुछ में, टैक्सेस में, सब कुछ मिला के देखेंगे तो भाई बहुत खर्च हो जाता है, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं बोलता हूँ टीम को थोड़ा कम कर दें, ठीक है ना, मैं क्या ही बोलूँ, करवा देंगे, लेकिन पता है मैं खुद ही बहुत एफोर्डेबल रखना चाहता हूँ, या तो मैं बुक को पतली कर दूं तो वो मैं कर नहीं सकता, मेरा दिल गवाह नहीं देगा, तो मैंने उसको कहा ठीक है भाई, मैं ऑलरेडी उसको बहुत कम पे रखता हूँ, और मैं दोनों के लिए बोलूंगा तो मैं दोनों के लिए बोलूंगा, ये ऑलरेडी बहुत कम प्राइस में है, 170 180 रुपीज में मिल जाता है आपको ये किताब, मैं इन दोनों को ही बोलूंगा आज थोड़ा रिड्यूस किया जाए, ठीक है, तो 1 घंटे बाद देख लेना आप लोग, ठीक है, चलो बाय बाय, आई एम गोइंग नाउ, साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी विल ब्लेसिंग्स एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग, कल मिलते हैं डाउट क्लास में, और प्लीज बी देयर एट 12:30 शार्प, थैंक यू, बाय बाय। डू रेट द क्लास इफ यू लव द क्लास एवरीवन, जो मुझे एप्लीकेशन पे देख रहे थे और जो बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है